देवीपुर की सुबह हमेशा गंगा के किनारे से उठती धुंध में भीगी हुई आती थी। जैसे रात भर नदी ने अपने आंचल में गांव के दुख छिपाए हों और भोर होते ही उन्हें धीरे धीरे हवा में छोड़ रही हो। मंदिर की घंटी पहली बार बजती तो कच्ची गलियों में सोए कुत्ते करवट बदलते, बैलों की गर्दन की घंटियां हिलती और कुम्हारों के मोहल्ले में गीली मिट्टी की गंध सांसों में उतर जाती। उसी मोहल्ले के आखिरी घर में गौरी आंख खोलती, जहां दीवारें मिट्टी की थीं और छत हर बरसात में भगवान भरोसे टिकती थी। उसके जागने से पहले ही मिट्ठू जाग जाता था। हरे पंखों वाला वह तोता, जिसकी गर्दन पर लाल घेरा ऐसे चमकता जैसे किसी ने सिंदूर की पतली रेखा खींच दी हो, बांस के छोटे पिंजरे में एक पैर उठाए बैठा रहता और अंधेरे को चीरती आवाज में पुकारता, सावित्री, सावित्री। यह नाम सुनते ही गौरी की नींद टूट जाती, पर वह कभी झूंझलाती नहीं थी। वह धीरे से उठती, पिंजरे के पास जाती, उंगली सलाखों से लगाती और फुसफुसाती, मां अब नहीं आएंगी मिट्ठू, पर तू पुकारता रह, शायद कहीं उन्हें सुनाई दे जाए। गौरी की उम्र 19 बरस की थी, पर उसके चेहरे पर थकान किसी अधेड़ स्त्री जैसी उतर आई थी। आंखें बड़ी थीं, पर उनमें चंचलता के बजाय एक स्थायी प्रतीक्षा बसती थी। बाल लंबे, काले और अक्सर जल्दी में बांधे हुए रहते, क्योंकि उसके पास दर्पण के आगे बैठने का समय नहीं था। पिता रघुनाथ कुम्हार 3 साल पहले खांसी और कर्ज के बीच बुझ गए थे, और मां सावित्री तो तब चली गई थी जब गौरी 7 बरस की थी। तब से घर में लोग बचे थे, पर घर जैसा कोई सहारा नहीं बचा था। कमला, गौरी की सौतेली मां, सुबह होते ही चूल्हे के पास बैठकर सूखी लकड़ियां फूंकती और बड़बड़ाती रहती। उसका चेहरा कठोर था, पर उस कठोरता के नीचे भूख, अपमान और विधवा होने की लंबी घिसाई छिपी थी। वह गौरी को अक्सर कोसती कि लड़की जात घर में रहे तो खर्च बढ़ाती है, जाए तो दहेज मांगती है। फिर भी जब बुखार में गौरी कांपती, कमला रात भर उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती। दुनिया ने उसे कड़वा बनाया था, पर उसके भीतर बची मिठास वह खुद भी मानने को तैयार नहीं थी। घर के पिछवाड़े एक बूढ़ा नीम था, जिसकी टेढ़ी डाल पर कभी मिट्ठू खुला बैठता था। सावित्री ने उसे चूजे से पाला था। लोग कहते थे कि वह तोता नहीं, सावित्री का तीसरा बच्चा था, क्योंकि गौरी से पहले 2 बच्चे जन्म लेते ही चल बसे थे। सावित्री मिट्ठू से बातें करती, उसे आटा चुराकर खिलाती और कहती कि जिसके घर में बोलने वाला पक्षी हो, वहां अकेलापन पूरी तरह नहीं बसता। गौरी को बस धुंधली यादें थीं, मां की चूड़ियों की खनक, भीगे बालों की खुशबू और मिट्ठू को पुकारती मीठी आवाज। मां की मौत का किस्सा गांव में बहुत सरल शब्दों में सुनाया जाता था, जैसे दुख को जितना छोटा कहा जाए उतना कम बोझ लगे। लोग कहते, सावित्री सावन की रात कुएं पर पानी भरने गई थी, पैर फिसला और वह गिर पड़ी। सुबह तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। लेकिन गौरी को हमेशा इस कहानी में कोई खाली जगह लगती थी। रात तूफानी थी, कुएं पर कौन जाता घर में पानी भरा था, फिर मां क्यों निकली? जब भी वह यह पूछती, कमला आंखें चुराती, दादी शांता राम नाम जपने लगती, और गांव वाले कहते, पुरानी बातों में क्या रखा है बेटी? दादी शांता, जो अब लगभग अंधी हो चुकी थी, घर के कोने में बिछी पुरानी चटाई पर बैठी रहती। उनकी उंगलियां तुलसी की माला पर चलती, पर कान संसार की हर आहट सुनते थे। वह गौरी को पास बुलाकर अक्सर कहती कि कर्म का हिसाब बड़ा धैर्यवान होता है, आदमी भूल जाए, धरती नहीं भूलती। गौरी उनके घुटनों से सिर टिकाकर पूछती, दादी, अगर धरती सब याद रखती है तो मेरी मां की बात क्यों नहीं बोलती? दादी लंबी सांस लेकर कहती, कभी कभी धरती पक्षियों की चोंच से बोलती है। बच्ची, गौरी दिन निकलने से पहले मिट्टी गूंथती, पैरों से वह गीली मिट्टी को ऐसे मसलती जैसे जीवन के कठोर ढेलों को मुलायम बनाना चाहती हो। उसके पिता का चाक अब पुराना हो गया था, पर घूमता तो अब भी था। धीमे धीमे, थके हुए मनुष्य की सांस की तरह वह हथेलियों से घड़ा उठाती,
भीतर खाली जगह बनाती, बाहर आकार देती। उसे लगता मनुष्य भी ऐसे ही बनते होंगे, भीतर खालीपन, बाहर आकार। फर्क इतना कि घड़े टूटे तो आवाज आती है, लोग टूटे तो कई बार कोई सुनता भी नहीं। चाक के पास मिट्ठू का पिंजरा रखा रहता। वह कभी गौरी बिटिया कहता, कभी सावित्री पानी दे, और कभी अचानक चुप हो जाता। उसकी चुप्पी भी आवाज जैसी लगती थी। गौरी उसे बाजरे के दाने खिलाती और सोचती कि इस छोटे से जीव ने मां को सबसे अधिक देखा होगा। उसने मां की हंसी सुनी होगी, उनके रोने की आवाज पहचानी होगी, उनके अंतिम दिन की हवा भी महसूस की होगी। कई बार गौरी चाहती कि मिट्ठू इंसान की तरह साफ साफ बोल दे कि उस रात क्या हुआ था, पर वह केवल टुकड़ों में याद करता था। देवीपुर में जात और धन की दीवारें घरों से ऊंची थीं। ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली गांव के बीच ऊंचे चबूतरे पर बनी थी, जैसे बाकी लोग उसकी छाया में पैदा होने और मरने के लिए हों। वहां लाल पत्थर का फाटक, 2 पहरेदार, भीतर कुआं, अनाज की कोठियां और तुलसी चौरा था। कुम्हारों का टोला बरसात में कीचड़ से भर जाता, पर हवेली की नालियां साफ रहती। जब भी गौरी घड़े बेचने उधर से गुजरती, उसे लगता कि गांव 2 हिस्सों में नहीं, 2 जन्मों में बांटा है। एक जन्म अधिकार का, दूसरा सहने का। रघुवीर सिंह को लोग ठाकुर साहब कहते थे। सफेद धोती, कुर्ता, बड़ी मूंछें और माथे पर चंदन की रेखा उन्हें धर्मात्मा दिखाती थी। मंदिर में दान देते, पंचायत में न्याय की बातें करते और मेले में गरीबों को कंबल बांटते। पर गौरी ने हमेशा उनकी आंखों में कुछ ठंडा देखा था। जब वह छोटी थी, मां उसे देखकर जल्दी से घूंघट कर लेती और घर लौट आती। एक बार गौरी ने पूछा था कि ठाकुर साहब से सब डरते क्यों हैं? सावित्री ने कहा था, जिसके हाथ में दूसरों की भूख हो, उससे लोग भगवान से भी ज्यादा डरते हैं। चैत्र का मेला नजदीक था, इसलिए घड़ों की मांग बढ़ गई थी। गौरी सुबह से दोपहर तक चाक घुमाती, फिर टोकरा सिर पर रखकर बाजार जाती। धूप उसके माथे पर पड़ती, पैरों के नीचे धूल उड़ती, पर वह बिना शिकायत चलती। बाजार में ऊंची जात की औरतें घड़े उठाकर ठोंकती, जैसे मिट्टी नहीं, गौरी की औकात जांच रही हो। कोई भाव कम करती, कोई कहती कि रघुनाथ की बेटी मेहनती है, पर भाग्य फूटा है। गौरी मुस्कुरा देती, क्योंकि गरीबी में जवाब भी सोचकर देना पड़ता है। उस दिन बाजार से लौटते हुए उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बड़ी हलचल थी। किसी रिश्तेदार के आने की तैयारी लगती थी। नौकर आम के पत्तों की तोरण बांध रहे थे और भीतर से ढोलक की धीमी थाप सुनाई दे रही थी। गौरी ने जल्दी कदम बढ़ाए, पर तभी हवेली की ऊपरी जाली से किसी ने उसे देखा। उसे लगा जैसे कोई पर्दा हिला है। वह पल भर रुकी, फिर सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। उसके भीतर अनजाना डर उतर आया, वैसा डर जिसे कोई कारण नहीं चाहिए, केवल स्मृति चाहिए। घर लौटते ही कमला ने पूछा कि कितने पैसे मिले। गौरी ने सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। कमला ने उन्हें गिना, माथा सिकोड़कर कहा कि इतने से आटा, तेल और दादी की दवा कैसे आएगी। गौरी चुप रही। वह जानती थी कि कमला के प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं, केवल परिश्रम है। दादी ने कोने से आवाज दी, लड़की को मत कोस, बहू, इस घर की सांस वही चला रही है। कमला ने कटोरी पटक दी, पर उसकी आंखों में क्षण भर के लिए शर्म चमकी और तुरंत बुझ गई। रात को जब सब सो गए, गौरी आंगन में बैठी मिट्ठू का पिंजरा साफ कर रही थी। चांद आधा था और नीम की छाया फर्श पर टूटी हुई पड़ी थी। मिट्ठू अचानक बेचैन हुआ, पंख फड़फड़ाए और वह धीमी, बदली हुई आवाज में बोला, कागज मत दो सावित्री, कागज मत दो। गौरी के हाथ रुक गए। यह वाक्य उसने पहले भी सुना था, पर हर बार समझा कि तोता पुराने शब्द जोड़ रहा है। पर आज आवाज में ऐसा डर था कि उसके सीने में धड़कन तेज हो गई। उसने पिंजरे के पास चेहरा ले जाकर पूछा, कौन से कागज? मिट्ठू, किसने मां से कहा था? मिट्ठू ने गर्दन तिरछी की,
आंखें चमकाईं, फिर एकदम शांत होकर अपने पंजे से लकड़ी कुरेदने लगा। गौरी को लगा जैसे किसी ने उसके सामने बंद दरवाजे पर हल्की चोट की हो और फिर भाग गया हो। वह देर तक बैठी रही, पर तोते ने कुछ नहीं कहा। नीम से सूखा पत्ता गिरा और वह चौंक उठी। उस रात उसे पहली बार लगा कि मां की मौत केवल कुएं का अंधेरा नहीं थी। नींद आई तो सपने में उसने मां को देखा। सावित्री भीगे कपड़ों में खड़ी थी, बाल चेहरे से चिपके हुए, हाथ में कोई कपड़ा या कागज दबाए। उनके पीछे कुआं था, जिसके पानी में चांद नहीं, लालटेन की लौ कांप रही थी। मां कुछ कहना चाहती थी, पर मुंह से मिट्ठू की आवाज निकलती थी, मत जाओ, कुएं के पास मत जाओ। गौरी नींद में ही रो पड़ी। जब उसकी आंख खुली, दादी उसके सिर पर हाथ फेर रही थीं और कमला दरवाजे से देख रही थी, जैसे डर और झुंझलाहट दोनों में फंसी हो। सुबह दादी ने उसे अपने पास बिठाया। उनकी आंखें धुंधली थीं, पर आवाज साफ थी। उन्होंने कहा कि सावित्री की मौत के बाद मिट्ठू कई दिनों तक खाना नहीं खाता था और रात रात भर वही टूटी बातें बोलता था। घर के पुरुष तब चुप करा देते, कहते कि पक्षी अपशकुन फैला रहा है। रघुनाथ भी डर गए थे, क्योंकि कर्ज ठाकुर के पास था। तेरे बाप ने बुराई नहीं की, दादी बोली, पर गरीब आदमी का डर भी कई बार पाप जैसा दिखता है। गौरी के भीतर पिता के लिए करुणा और पीड़ा साथ उठे। गौरी ने पूछा, दादी, मां के पास कौन से कागज थे? दादी ने माला रोक दी। बहुत देर तक केवल चूल्हे की राख में दबी चिंगारी की आवाज आती रही। फिर उन्होंने कहा कि सावित्री पढ़ी लिखी नहीं थी, पर रघुनाथ के पिता ने 1 बीघा जमीन उसके नाम लिखवाई थी, ताकि बुरे दिनों में घर बचा रहे। उस जमीन पर बाद में ठाकुर ने दावा किया। कुछ लोग कहते थे कि असली कागज सावित्री के पास थे, पर उनकी मौत के बाद कुछ नहीं मिला। दादी ने यह भी कहा कि इस बात को अब कोई याद नहीं करना चाहता। यह सुनकर गौरी के सामने जैसे घर की दीवारें बदल गईं। वही आंगन, वही चाक, वही टूटे घड़े, पर उनके नीचे दबा कोई पुराना सच करवट लेने लगा। उसे याद आया कि मां कभी कभी कपड़ों की गठरी छिपाकर रखती थी, और जब पिता आते दोनों धीरे बोलते। वह बचपन में समझती थी कि बड़े लोग हमेशा धीमे बोलते हैं। अब लगा कि धीमे शब्द भी कभी कभी चीख से भारी होते हैं। उसने मिट्ठू को देखा, वह दाने चुग रहा था, पर बीच बीच में उसकी आंखें ऐसे उठती मानो वह सब सुन रहा हो। दिन भर काम करते हुए गौरी का मन भटकता रहा। घड़ा बनाते समय उसके हाथ कांपते, आकार बिगड़ जाता। कमला ने डांटा कि ऐसे मिट्टी बर्बाद करेगी तो भूख खाएगी। गौरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसके मन में पहली बार डर से अधिक जिज्ञासा थी। शाम को वह पानी भरने पुराने कुएं तक गई, जिसे अब लोग कम इस्तेमाल करते थे। कुआं नीम और बबूल की झाड़ियों में घिरा था। उसकी जगत पर काई जमी थी। गौरी ने नीचे झांका तो काले पानी में अपना चेहरा नहीं, मां का चेहरा खोजने लगी। कुएं के पास खड़े होकर उसे लगा कि हवा अलग है, भारी और ठंडी। उसने हथेली से पत्थर छुआ, वही पत्थर जहां लोग कहते थे कि सावित्री का पैर फिसला था, पर पत्थर चौड़ा था, इतना भी चिकना नहीं कि कोई सावधान स्त्री यूं ही गिर पड़े। अचानक पीछे झाड़ी हिली। गौरी घबरा गई, पर केवल एक बकरी निकली। फिर भी उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई। वह पानी भरे बिना लौट आई। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, जबकि धूल में केवल उसके अपने पांवों के निशान थे। घर पहुंचते ही मिट्ठू ने पंख फैलाए और तेज आवाज में कहा, कुएं के पास मत जाओ, अंधेरा है। रघु शब्द बीच में टूट गया। गौरी के हाथ से लौटा गिर पड़ा। रघु, क्या वह रघुनाथ था, उसका पिता, या रघुवीर ठाकुर? उसने दोबारा सुनने की कोशिश की, पर मिट्ठू अब सामान्य स्वर में गौरी दाना बोल रहा था। कमला ने गिरा लौटा उठाते हुए डांटा, दिन ब दिन तेरी अक्ल उड़ रही है। एक तोता क्या बोल दे, तू भूत देखने लगती है। पर कमला की आवाज में भी डर की पतली दरार थी।
उस रात दादी ने रामायण की पुरानी प्रति खोली। हालांकि वह पढ़ नहीं पाती थी। उन्होंने पन्नों पर हाथ फेरा और कहा कि सीता को अग्नि में उतरना पड़ा, द्रौपदी को सभा में पुकारना पड़ा और गरीब स्त्री को हमेशा अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। गौरी ने पूछा कि क्या सच बोलने से न्याय मिलता है? दादी मुस्कराई नहीं, केवल बोली, न्याय मनुष्य देर से देता है, पर कर्म का पहिया देर से सही घूमता जरूर है। बाहर नीम पर हवा चली और पिंजरे में मिट्ठू चुपचाप आंखें खोले बैठा रहा। गांव में अगले दिन एक और खबर फैल गई। ठाकुर हवेली में शहर से मेहमान आने वाले थे और पंचायत के लोग शाम को बुलाए गए थे। किसी ने कहा कि विक्रम बाबू के विवाह की बात चल रही है। किसी ने कहा कि शहर की पढ़ी लिखी लड़की से रिश्ता है। गौरी ने यह सब सुना और अपने काम में लगी रही। उसे क्या लेना था हवेली के विवाहों से? पर मिट्ठू उस सुबह अजीब बेचैन था। उसने दाने नहीं खाए, पानी नहीं पिया, बस सलाखों से चोंच मारता रहा, जैसे आने वाली आंधी को वह पहले से पहचानता हो। दोपहर ढलते समय हवेली का नौकर गणेश कुम्हारों के टोले में आया। उसके हाथ में लाल किनारी वाला साफा था, जो ठाकुर के घर से संदेश लाने वालों को दिया जाता था। कमला ने उसे देखते ही आंचल ठीक किया। दादी ने माला कसकर पकड़ ली और गौरी चाक के पास जमी रह गई। गणेश ने ऊंची आवाज में कहा कि ठाकुर साहब ने आज संध्या रघुनाथ कुम्हार के घरवालों को हवेली बुलाया है। कोई कारण नहीं बताया गया। वह चला गया, पर उसके पैरों की धूल देर तक आंगन में तैरती रही। कमला के चेहरे पर भय और आशा का अजीब मिश्रण था। उसने तुरंत गौरी को भीतर जाने को कहा, पुरानी साड़ी झाड़कर निकाली और बाल संवारने लगी। दादी ने धीमे स्वर में पूछा, बिना कारण ठाकुर गरीब को नहीं बुलाता। कमला झूंझलाई, हर बात में अपशकुन मत ढूंढो। अम्मा, शायद कर्ज की बात हो, शायद कोई काम मिल जाए। गौरी चुपचाप बैठी रही। मिट्ठू ने अचानक बहुत धीमे कहा, सावित्री, मत जा। और गौरी की रीढ़ में ठंड उतर गई। सूरज ढल रहा था, पर उसे लगा जैसे एक पुरानी रात फिर से लौट रही है। हवेली जाने की तैयारी में कमला के हाथ कांप रहे थे। फिर भी वह अपने डर को आशा का नाम देने की कोशिश कर रही थी। उसने गौरी के बालों में तेल लगाया, पुरानी नीली साड़ी के किनारे को पानी से सीधा किया और बार बार कहती रही कि ठाकुर के घर बुलावा अपमान नहीं, भाग्य होता है। गौरी चुप बैठी रही, जैसे शरीर वहीं हो और मन कुएं की भीगी जगत पर लौट गया हो। दादी शांता दरवाजे के पास बैठी थी। उनकी माला चल रही थी तो इकली, पर होंठों से रामनाम के बजाय भारी सांसें निकल रही थीं। जब तीनों हवेली की ओर चलीं, मिट्ठू का पिंजरा गौरी ने साथ उठा लिया। कमला ने पहले मना किया, कहा कि ठाकुर के आंगन में तोता ले जाना बेअदबी होगी, पर गौरी ने पहली बार उसकी बात काट दी। उसने धीमे कहा कि मां की निशानी घर में अकेली नहीं छोड़ेगी। कमला ने आंखें तरेरी, पर दादी ने बीच में कहा, जिसे अपने साथ लेकर लड़की को साहस मिलता है, उसे रोकना पाप है। रास्ते में कई लोग उन्हें देखते रहे। गरीब घर की औरतें जब हवेली जाती हैं तो गांव की आंखें भी उनके पीछे पीछे चलती हैं। हवेली का फाटक खुला तो भीतर की रोशनी ने गौरी की आंखें चूंधिया दी। आंगन में सफेद चूना बिछा था, बीच में तुलसी चौरा, चारों ओर पीतल के दिए और दीवारों पर पुराने ठाकुरों की तस्वीरें टंगी थीं। हवा में घी, चंदन और इत्र की मिली जुली गंध थी, जो कुम्हारों के घर की धुएं और मिट्टी वाली गंध से बिल्कुल अलग थी। गौरी ने पिंजरे को थोड़ा कसकर पकड़ लिया। मिट्ठू असामान्य रूप से शांत था। उसकी आंखें हवेली की दीवारों पर घूमती, जैसे वह किसी भूले हुए अंधेरे को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ठाकुर रघुवीर सिंह दीवान खाने में बैठे थे। उनकी मूंछें तेल से तनी थीं और माथे पर चंदन का लंबा तिलक था। उनके पास उनका बेटा विक्रम खड़ा था, जिसकी रेशमी कुर्ता और चमकती घड़ी देखकर कमला की आंखों में क्षण भर को चमक आ गई। विक्रम ने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई मनुष्य नहीं, हाथ में रखा घड़ा हो
जिसे खरीदने से पहले जांचा जाता है। गौरी ने सिर झुका लिया, पर भीतर उसे अपमान की गर्म लपट महसूस हुई। दादी ने बिना झुके नमस्कार किया, जैसे गरीबी ने उनकी रीढ़ नहीं तोड़ी थी। ठाकुर ने मीठे स्वर में बात शुरू की। उन्होंने रघुनाथ की मेहनत, सावित्री की सादगी और गौरी की भलमनसाहत की प्रशंसा की, मानो इतने वर्षों से वे इस परिवार के शुभचिंतक रहे हों। कमला बार बार सिर हिलाती रही। फिर अचानक ठाकुर ने कहा कि विक्रम के लिए उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाले, बड़ों का मान रखे और भाग्य से आई हो। दीवान खाने में कुछ पल मौन रहा। गौरी को लगा कि वाक्य हवा में नहीं, उसके गले पर रखा गया है। कमला ने जैसे सांस रोक ली और दादी की उंगलियां माला पर ठहर गईं। जब ठाकुर ने साफ कहा कि वो गौरी का विवाह विक्रम से करना चाहते हैं, कमला की आंखों से आंसू निकल आए। उसने इसे कृपा समझा, वरदान समझा, शायद उन सभी अपमानों का अंत समझा जो विधवा होने के बाद उसने सहे थे। वह तुरंत झुककर चरण छूने को बढ़ी, पर दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी के कानों में शब्द गूंजते रहे। ठाकुर की हवेली, विक्रम की पत्नी, कुम्हार की बेटी से ठाकुर घर की बहू, यह सब इतना असंभव था कि उसमें खुशी से अधिक भय था। मिट्ठू ने उसी क्षण पंख फड़फड़ाए, पर बोला नहीं। विक्रम धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान प्रेम की नहीं, अधिकार की थी। उसने कहा कि गौरी जैसी शांत लड़की हवेली की मर्यादा बढ़ाएगी और गरीब घर की बेटी को बड़े घर का अनुशासन सीखने में देर नहीं लगती। यह वाक्य सुनकर गौरी के भीतर कुछ कस गया। कमला ने शायद अपमान नहीं सुना, उसे केवल बड़े घर का दरवाजा दिखाई दे रहा था। ठाकुर ने दहेज की बात न करने का आश्वासन दिया, बल्कि कहा कि वह रघुनाथ का पुराना कर्ज भी मिटा देंगे। कमला के लिए यह सुनना जैसे सूखे खेत पर पहली बारिश था। दादी शांता ने पहली बार सीधा प्रश्न किया कि इतनी बड़ी हवेली को गरीब कुम्हार की बेटी में अचानक क्या गुण दिख गया। कमरे की हवा बदल गई। ठाकुर की मुस्कान एक पल को पतली हुई। फिर उन्होंने कहा कि कुलीनता जन्म से नहीं, संस्कार से होती है। यह उत्तर सुनने में धर्म जैसा था, पर गौरी को उसमें हिसाब की खनक सुनाई दी। विक्रम ने असंतोष से दादी को देखा। कमला ने धीरे से फुसफुसाकर दादी को चुप रहने को कहा। मिट्ठू ने पिंजरे में गर्दन घुमाई और अचानक बहुत धीमे स्वर में कहा, कागजा। सावित्री। गौरी का शरीर सिहर उठा। दीवान खाने में बैठे किसी ने वह शब्द स्पष्ट नहीं सुना, पर ठाकुर की आंखों में क्षण भर के लिए ऐसी चमक आई जिसे गौरी ने पकड़ लिया। वह चमक डर की थी या गुस्से की, वह समझ नहीं पाई। ठाकुर ने तुरंत विषय बदल दिया और विवाह की तिथि जल्दी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि शुभ मुहूर्त अगले पखवाड़े में है और विलंब करना मंगल में बाधा डालना होगा। कमला ने बिना गौरी की ओर देखे सहमति में सिर झुका दिया। गौरी को लगा जैसे उसका जीवन उसके सामने बैठकर बांटा जा रहा है। हवेली से लौटते समय कमला के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह रास्ते भर बुदबुदाती रही कि अब गरीबी कटेगी, अब लोग ताने नहीं देंगे, अब रघुनाथ की आत्मा को शांति मिलेगी। गौरी चुप थी। दादी धीमे धीमे चल रही थी, पर उनकी चुप्पी कमला की खुशी से अधिक बोलती थी। गांव की गलियों में खबर उनसे पहले पहुंच गई। दरवाजों पर खड़ी औरतें कानों में कान डालती, बच्चे पीछे पीछे चलते और कुछ पुरुष हंसकर कहते कि कुम्हार की मिट्टी भी कभी कभी सोना बन जाती है। गौरी को लगा वह लड़की नहीं, तमाशा बन गई है। घर पहुंचते ही कमला ने चूल्हे पर गुड़ वाली चाय चढ़ाई, जो केवल त्योहारों पर बनती थी। उसने दादी से कहा कि अब संदेह छोड़ दें, क्योंकि भगवान ने वर्षों की तपस्या सुन ली है। दादी ने उत्तर दिया कि भगवान जब देता है तो मन में शांति आती है, डर नहीं। गौरी ने मिट्ठू का पिंजरा नीम के नीचे रखा। तोता बेचैन होकर सलाखों से चोंच मारने लगा। अचानक उसने साफ आवाज में कहा, मत दो, जमीन मत दो, कुएं के पास मत जाओ। कमला के हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। कमला ने गुस्से से पिंजरे पर कपड़ा डाल दिया। वह बोली कि यह पक्षी अशुभ बातें बोलकर घर का भाग्य जला देगा।
गौरी ने कपड़ा हटाया और पहली बार उसकी आवाज में कठोरता आई। उसने कहा कि मिट्ठू केवल वही बोलता है जो उसने सुना है। कमला ने आंखें फेर लीं। दादी ने धीमे स्वर में पूछा कि हवेली में तोते ने सावित्री का नाम लेते ही ठाकुर के चेहरे पर रंग क्यों बदला। कमला चिल्लाई कि बूढ़ी आंखें भ्रम देखती हैं, पर उसके शब्दों में भरोसा नहीं था, जैसे वह खुद को ही समझा रही हो। रात को गांव में विवाह की चर्चा आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने कल तक गौरी को दया से देखा था, वे आज ईर्ष्या से देखने लगे। कोई कहता कि लड़की ने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया होगा। कोई कहता कि ठाकुर ने दहेज न मांगकर कुम्हारों की लाज रख ली। कुछ औरतें कमला के घर आकर सलाह देने लगीं कि बहू को कैसे चलना, बोलना, घूंघट रखना चाहिए। गौरी आंगन के कोने में बैठी रही। उसे लगा जैसे उसके भीतर की आवाज दूर जाती जा रही है और दूसरों की आवाजें उसके जीवन पर परत दर परत चढ़ती जा रही हैं। अगले दिन से तैयारियां शुरू हो गईं। हवेली से हल्दी, चावल, साड़ियां और मिठाई आईं। कमला हर वस्तु को माथे से लगाती, फिर सावधानी से भीतर रख देती। दादी ने उन उपहारों को देखा और कहा कि कभी-कभी फंदा भी फूलों से सजाकर डाला जाता है। कमला भड़क उठी। उसने कहा कि दादी चाहती हैं गौरी जीवन भर चाक घुमाती रहे, बूढ़ी मां की दवा के लिए हाथ फैलाती रहे। गौरी ने दोनों को रोका नहीं। वह समझ रही थी कि गरीबी केवल पेट नहीं काटती, निर्णय की आत्मा भी काट देती है। कमला की खुशी में वर्षों का अपमान बोल रहा था। विक्रम दोपहर को अपने 2 मित्रों के साथ कुम्हारों के टोले में आया। उसके आने से पहले ही बच्चे रास्ते से हट गए और पुरुष उठकर खड़े हो गए। वह आंगन में आया, मिट्ठू के पिंजरे को देखकर हंसा और बोला कि विवाह के बाद ऐसे शोर करने वाले पक्षी हवेली में नहीं रह सकते। गौरी ने सिर उठाकर कहा कि मिट्ठू उसके साथ जाएगा। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमे पर कठोर स्वर में कहा कि ठाकुर घर में बहू की मर्जी नहीं, घर की मर्यादा चलती है। गौरी ने पहली बार उसकी आंखों में छिपी क्रूरता पूरी तरह देख ली। विक्रम के जाने के बाद कमला ने गौरी को बहुत डांटा। उसने कहा कि बड़े घर के लड़कों से बहस नहीं की जाती, वरना सौभाग्य रूठ जाता है। गौरी ने पूछा कि जो सौभाग्य मां की निशानी छीन ले, वह सौभाग्य है या सजा? कमला चुप रह गई, फिर रोने लगी। उसने कहा कि उसने जीवन भर फटी साड़ियों में अपमान खाया है, और अब जब एक दरवाजा खुला है, गौरी अपनी जिद से उसे बंद कर देगी। गौरी का मन पिघला, पर भय नहीं गया। उसने मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बहुत देर तक बैठी रही। उस रात मिट्ठू ने भोजन नहीं खाया। वह पिंजरे में इधर उधर चक्कर काटता रहा और बीच बीच में अपना सिर सलाखों से टकराता। गौरी ने पिंजरा खोलकर उसे बाहर निकाला। तोता उसके कंधे पर आ बैठा और अपनी चोंच उसके कान के पास ले गया। बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में उसने कहा, रघु नहीं, रघुवीर, मत मारो। गौरी की सांस अटक गई। शब्द स्पष्ट थे, पर इतने भयानक कि मन उन्हें स्वीकार करने से डर रहा था। उसने दादी की ओर देखा। दादी की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह गौरी ने अपनी सहेली आशा से मिलने का निश्चय किया। आशा चमार बस्ती की लड़की थी और हवेली में झाड़ू पोंछा करती थी। दोनों बचपन से साथ खेली थीं, पर जात की दीवार ने उनकी मित्रता को हमेशा छिपाकर रखा। गौरी उसे तालाब के पीछे मिली, जहां कपड़े धोने वाली औरतों की आवाज दूर से आती थी। आशा ने विवाह की बात सुनी थी और वह खुश नहीं, चिंतित थी। उसने कहा कि हवेली में पिछले हफ्ते ठाकुर और मुंशी किसी पुराने कागज को लेकर बहुत परेशान थे। सावित्री का नाम भी उसने सुना था, पर पूरा नहीं समझ पाई। आशा की बात सुनकर गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मिट्ठू के शब्द बताए तो आशा ने कांपते हुए हाथ से उसका मुंह ढंक दिया। उसने चारों ओर देखा और कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं, खासकर ठाकुर की दीवारों के। आशा ने बताया कि हवेली के पुराने भंडारघर में एक लोहे का संदूक है, जिसे किसी को छूने नहीं दिया जाता। पिछले दिनों ठाकुर ने मुंशी से कहा था
कि विवाह जल्दी होना चाहिए, वरना लड़की के घर का पक्षी मुसीबत बन सकता है। यह सुनकर गौरी को लगा कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है। गौरी ने पूछा कि क्या आशा ने सचमुच पक्षी का जिक्र सुना था। आशा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था, पर मित्रता उससे बड़ी थी। उसने कहा कि वह गरीब है, छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार खुले में, बिना जाति के डर के। दोनों के बीच चुप्पी में एक प्रतिज्ञा बन गई। गौरी ने समझ लिया कि यह विवाह केवल विवाह नहीं है, कोई पुराने कागज, कोई पुराना अपराध और उसकी मां की टूटी आवाज सब इस रिश्ते की डोरी में बंधे हुए हैं। घर लौटते समय गौरी मंदिर के सामने रुक गई। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा था। पीपल के नीचे तेल के दिए जल रहे थे। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन मां से पूछा कि क्या उसे यह विवाह स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि घर बच जाए, या सच खोजने के लिए सबका क्रोध सहना चाहिए। भीतर से कोई उत्तर नहीं आया, पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक बूढ़ी विधवा ने कहा, बेटी, डर में लिया गया निर्णय कभी मंगल नहीं होता। गौरी ने चौंककर उसे देखा। शायद वह किसी और से बोल रही थी, पर शब्द उसके लिए ही थे। शाम को ठाकुर की ओर से पंडित हरिनारायण आए। उन्होंने पंचांग खोला, ग्रह नक्षत्र बताए और विवाह की तिथि तय कर दी। 5 दिन बाद सगाई, 10 दिन बाद हल्दी और पूर्णिमा की रात विवाह। कमला ने प्रसन्न होकर उनके पैर छुए। दादी चुप रहीं। गौरी ने पंडित जी के चेहरे को ध्यान से देखा। वह बेचैन थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ते समय भीतर से अटक रहा हो। जाते जाते उन्होंने गौरी को अलग से देखा और बहुत धीमे कहा, कुछ प्रश्न समय से पहले मत पूछो बेटी। यह चेतावनी थी या दया, गौरी समझ न सकी। उस रात आंगन में नीम की छाया और गहरी लगी। कमला विवाह के कपड़ों को बार बार तह कर रही थी। दादी राम नाम जप रही थी और गौरी मिट्ठू को सीने से लगाए बैठी थी। तोता अब शांत था, पर उसकी धड़कन तेज महसूस होती थी। दूर हवेली की दिशा से ढोलक की धुन आ रही थी, जैसे किसी उत्सव का अभ्यास चल रहा हो। गौरी को लगा कि वे ढोलकें उसके लिए नहीं, किसी पुराने सच को दफनाने के लिए बज रही हैं। उसने मिट्ठू से कहा, जो भी देखा है मुझे बताना, मैं अब डरकर चुप नहीं रहूंगी। मिट्ठू ने उसकी उंगली को हल्के से चोंच मारी, फिर आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद उसने सावित्री की आवाज जैसी नकल में कहा, मेरी गौरी को मत छूना। यह वाक्य सुनते ही गौरी टूटकर रो पड़ी। इतने वर्षों बाद मां की रक्षा करती आवाज जैसे पिंजरे से निकलकर उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। दादी धीरे से पास आईं और बोलीं कि जब मरी हुई मां पक्षी की जुबान से बोलने लगे, तो समझ लेना कि अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका है। गौरी ने आंसू पोंछे। विवाह की तारीख तय हो चुकी थी, पर अब उसके भीतर एक और तारीख जन्म ले चुकी थी, सच के जागने की तारीख। सगाई के दिन देवीपुर ने जैसे अपने भीतर की सारी धूल झाड़कर बाहर फैला दी थी। कुम्हारों के छोटे घर पर आम के पत्तों की तोरण बांधी गई। आंगन में गोबर से लीपा फर्श चमकाया गया और कमला ने उधार की पीतल की थाली में हल्दी, चावल और फूल सजा दिए। वह बार बार लोगों से कहती कि ठाकुर घराने ने दहेज नहीं मांगा, यह गौरी के भाग्य की बात है। गौरी सब सुनती रही, पर उसके कानों में मिट्ठू की वही आवाज बजती रही, रघुवीर मत मारो। उत्सव की रंगत उसके लिए पीली हल्दी नहीं, किसी पुराने जख्म का पस था। औरतें आईं, गीत गाने लगीं, पर उनके गीतों में शुभकामना से अधिक कौतूहल था। कोई गौरी की आंखों को देखती और कहती कि दुल्हन को इतना उदास नहीं रहना चाहिए। कोई कमला से पूछती कि सचमुच दहेज कुछ नहीं देना पड़ेगा क्या। दादी शांता कोने में बैठी थीं। उनकी पीठ झुकी थी, पर चेहरा कठोर। मिट्ठू का पिंजरा नीम के नीचे रखा था। वह आज असामान्य रूप से जागृत लग रहा था, जैसे हर आवाज को पकड़कर भीतर तौल रहा हो। गौरी ने कई बार चाहा कि वह चुप रहे, पर मन में यही भी चाहा कि वह बोल उठे।
विक्रम अपने रिश्तेदारों के साथ आया तो ढोलक की थाप तेज हो गई। उसके कपड़े महंगे थे, हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही थी और चेहरे पर वह आत्मविश्वास था जो जन्म से अधिकार पाकर आता है। उसने गौरी को देखा, फिर पिंजरे को देखा। उसके होंठों पर व्यंग्य की रेखा उभरी। उसने धीमे कहा, अब भी इसे साथ रखोगी हवेली में, यह तमाशा नहीं चलेगा। गौरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी उंगलियां पिंजरे की सलाखों पर टिक गईं। मिट्ठू ने विक्रम को घूरा और बहुत हल्के से बोला, मत छूना। कमला तुरंत आगे बढ़ी और हंसकर बात संभालने लगी। उसने कहा कि लड़की को बचपन की चीजों से मोह होता है, विवाह के बाद सब समझ जाएगी। विक्रम ने गौरी के पास आकर सगाई की अंगूठी उठाई। आंगन में सबकी आंखें उस क्षण पर टिक गईं। गौरी का हाथ आगे बढ़ा, पर भीतर वह जैसे किसी अदृश्य रस्सी से बंध रही थी। तभी मिट्ठू ने पंख फड़फड़ाए और अचानक सावित्री की आवाज की नकल में चीखा, कागज मत दो, रघुवीर मेरी बेटी को छोड़ दो। आंगन में गीत एकदम टूट गए, जैसे ढोलक पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। कुछ क्षण सबने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है। फिर फुसफुसाहटें उठीं। तोते ने ठाकुर का नाम लिया। कमला का चेहरा राख जैसा हो गया। विक्रम का हाथ हवा में रुक गया। ठाकुर रघुवीर, जो चबूतरे पर सम्मान से बैठे थे, धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों की शांति खिसक चुकी थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि पक्षी पुरानी सुनी सुनाई बातें जोड़ता है, ऐसे अपशकुन को विवाह के शुभ काम में स्थान नहीं देना चाहिए। पर आवाज में उतनी दृढ़ता नहीं थी जितनी उनके शब्दों में थी। गौरी ने पहली बार उन्हें भयभीत देखा। मिट्ठू शांत नहीं हुआ। उसने सलाखों से सिर टकराया, पंख फैलाए और फिर बोला, कुएं के पास मत जाओ, अंधेरा है, कागज दे दो। उसकी आवाज कभी सावित्री जैसी लगती, कभी किसी पुरुष की भारी छाया जैसी। औरतें पीछे हट गईं। कुछ ने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। पंडित हरिनारायण, जो मंत्र पढ़ने को बैठे थे, उनके हाथ से अक्षत की चुटकी गिर गई। दादी शांता ने आंखें बंद कर ली, पर उनके चेहरे पर डर नहीं, लंबे समय से प्रतीक्षित दुख का स्वीकार था। गौरी का शरीर कांप रहा था, पर भीतर कोई नींद खुल रही थी। विक्रम ने अचानक पिंजरे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने दांत भींचकर कहा कि यह पागल पक्षी अभी चुप कराया जाएगा। गौरी ने पिंजरा उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पहली बार उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। यह सुनते ही आंगन में नया मौन फैल गया। कुम्हार की बेटी ने ठाकुर घराने के बेटे को रोका था। कमला ने भय से गौरी का आंचल पकड़ा, पर गौरी ने हाथ छुड़ा लिया। विक्रम की आंखों में अपमान की आग जल उठी। उसने कहा कि बहू बनने से पहले ही इतनी जबान है तो बाद में क्या होगा। ठाकुर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सबको प्रसाद लेने, गीत फिर शुरू करने और पक्षी को भीतर बांधने को कहा। पर अब उत्सव का शरीर बचा था, आत्मा मर चुकी थी। लोग एक दूसरे से नजरें चुराते, पर कान खुले रखते। गौरी ने पंडित हरिनारायण के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखीं। उसे आशा की बात याद आई, पुराना संदूक, कागज, जल्दी विवाह। उसने अचानक समझा कि यह सगाई केवल उसका जीवन बांधने की रस्म नहीं, सच की गर्दन दबाने की कोशिश थी। अंगूठी अब उसके सामने चमकती नहीं, किसी बेड़ी जैसी लगती थी। रात होने से पहले रस्म किसी तरह पूरी कर दी गई, पर विक्रम ने गौरी की उंगली में अंगूठी नहीं पहनाई। ठाकुर ने कहा कि अपशकुन के बाद शुभ मुहूर्त कल फिर निकाला जाएगा। लोग इसे बहाना समझकर भी बोले नहीं। मेहमान चले गए। गीत गाने वाली औरतें अपने दुपट्टों में फुसफुसाहटें बांधकर लौट गईं। कमला अंदर जाकर रो पड़ी। उसने गौरी को दोष दिया कि एक तोते के कारण घर का भाग्य डगमगा गया। गौरी ने उत्तर नहीं दिया। वह मिट्ठू को लेकर नीम के नीचे बैठी रही, जहां हवा में अब भी सावित्री का नाम कांप रहा था। उस रात आशा चुपके से आई। उसके पैरों में पायल नहीं थी ताकि आवाज न हो।
उसने गौरी को बताया कि सगाई की खबर हवेली पहुंचते ही ठाकुर ने मुंशी को पुराने भंडारघर की चाबी दी है। कल रात संदूक खोला गया था और उसने दूर से कागजों की गड्डी देखी थी। आशा ने यह भी कहा कि पंडित हरिनारायण को देर रात बुलाया गया और जाते समय उनका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उनकी आत्मा पर राख मल दी हो। गौरी सुनती रही। हर नई बात मिट्ठू के टूटे शब्दों को जोड़ती जा रही थी, जैसे बिखरी माला में धागा मिल रहा हो। दोनों ने तय किया कि अगले दिन आशा हवेली के भीतर कुछ पता लगाएगी। गौरी ने कहा कि वह अब विवाह से पहले मां की मौत का सच जानना चाहती है। आशा ने डरते हुए पूछा कि यदि सच ठाकुर के विरुद्ध हुआ तो क्या वह पूरे गांव से लड़ सकेगी। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा कि वह लड़ना नहीं चाहती थी, पर अगर चुप रही तो मां की दूसरी मौत होगी। यह सुनकर आशा की आंखें भर आईं। जात की दीवारों ने उन्हें अलग नाम दिए थे, पर उस रात वे दो स्त्रियां थीं जिन्हें अन्याय ने एक ही भाषा दे दी थी। अगली सुबह मेहंदी की रस्म के लिए फिर औरतें जुटीं। कमला ने रात की घटना को भुलाने की पूरी कोशिश की। उसने मिट्ठू को अंदर बंद करने को कहा, पर गौरी ने मना कर दिया। दादी ने भी कहा कि जिस घर में दुल्हन की मां नहीं, वहां मां की निशानी को बाहर रखना चाहिए। कमला हार गई। मेहंदी लगाने वाली ने गौरी की हथेली पर विक्रम का नाम छिपाने की बात कही। गौरी ने अपनी हथेली देखी और सोचा कि क्या किसी पुरुष का नाम स्त्री के भाग्य में छिपाना ही विवाह है, या उसके अपने नाम की कोई जगह भी होती है। मेहंदी की गंध फैल रही थी। तभी आशा पानी भरने के बहाने आई। उसने गौरी की ओर देखा और आंखों से संकेत किया। कुछ देर बाद दोनों पिछवाड़े गईं। आशा ने कांपते हुए बताया कि उसने भंडारघर के बाहर मुंशी को कहते सुना, सावित्री के असली कागज मिल गए तो सब खत्म हो जाएगा। ठाकुर ने जवाब दिया था, विवाह के बाद लड़की हवेली में रहेगी, पक्षी भी नहीं बचेगा। फिर कौन बोलेगा? गौरी के कान सुन्न हो गए। मिट्ठू को मारने की बात सुनकर उसके भीतर भय नहीं, अग्नि उठी। उसे लगा मां फिर कुएं के पास खड़ी विनती कर रही हैं। गौरी ने मेहंदी लगी हथेलियों को देखा। रंग अभी गहरा नहीं हुआ था, पर उस पर विक्रम का नाम लिखा जा चुका था। उसे अचानक यह नाम विष की तरह लगा। वह आंगन में लौटी, जहां औरतें गीत गा रही थीं। मिट्ठू पिंजरे में बेचैन था। उसने गौरी को देखते ही कहा, मेरी गौरी को मत छूना। यह वाक्य अब किसी स्मृति का टुकड़ा नहीं रहा, यह मां की आखिरी रक्षा थी। गौरी ने पिंजरा उठाया और बिना किसी को बताए घर से बाहर चल पड़ी। पीछे से कमला चिल्लाई, पर वह रुकी नहीं। गांव के बीच हनुमान मंदिर था, जहां पीपल की जड़ें पत्थर को चीरती हुई नीचे उतरती थीं। गौरी वहां पहुंची तो शाम की आरती की तैयारी हो रही थी। पंडित हरिनारायण घी का दीपक सजा रहे थे। उन्होंने गौरी को देखा, फिर उसके हाथों की मेहंदी और पिंजरे को देखा। उनकी आंखों में पहचान का डर भर गया। गौरी ने उनके सामने पिंजरा रखा और कहा कि वह ऐसे घर में नहीं जाएगी जहां उसकी मां का नाम मिटाया गया हो और उसकी निशानी को मारने की बात हो। पंडित काम गए, पर मंदिर के दिए हवा में स्थिर रहे। पीछे पीछे कमला, दादी, कुछ औरतें और फिर आधा गांव आ गया। थोड़ी देर में विक्रम और ठाकुर भी पहुंच गए। मंदिर का आंगन पंचायत जैसा हो गया। ठाकुर ने शांत पर कठोर आवाज में कहा कि लड़की को घर ले जाया जाए, वह भावुकता में अपमान कर रही है। विक्रम ने कहा कि विवाह से पहले ही यह नाटक है तो वह इसे सबक सिखा देगा। गौरी ने पहली बार सीधा उत्तर दिया, मैं तुम्हारी वस्तु नहीं हूं। यह वाक्य मंदिर की घंटी से भी अधिक स्पष्ट सुनाई दिया। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, जैसे ऐसी बात सुनना भी अपराध हो। ठाकुर ने पंडित को आदेश दिया कि वह समझाएं। पंडित हरिनारायण ने शास्त्र की बातें शुरू करनी चाहिए, पर उनकी आवाज टूट गई। गौरी ने अचानक पिंजरा खोला। मिट्ठू बाहर आया। उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसकी मेहंदी लगी उंगली छुई। गौरी ने मंदिर की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा कि यदि विवाह केवल रक्षा, विश्वास और सत्य का व्रत है, तो वह आज इस जीव को अपना साक्षी मानती है। वह उस घर से विवाह नहीं करेगी जो उसकी मां की आवाज से डरता है।
लोग पहले समझे नहीं, फिर शोर उठ गया। किसी ने चिल्लाकर कहा कि लड़की पागल हो गई है। कोई बोला कि तोते से विवाह कर रही है। कमला ने सिर पीट लिया, पर गौरी की आंखों में आंसू थे, पागलपन नहीं। उसने मिट्ठू के पैर में अपनी मेहंदी का धागा बांधा, फिर अपने गले से मां की पुरानी काली मणियों की माला उतारकर पिंजरे की लकड़ी पर लटका दी। उसने कहा कि यह विवाह मनुष्य और पक्षी का नहीं, एक बेटी और अपनी मां की बची हुई आवाज का व्रत है। पर भीड़ को प्रतीक नहीं समझ आया। भीड़ को केवल तमाशा दिखाई दिया। विक्रम क्रोध से आगे बढ़ा और मिट्ठू को पकड़ने की कोशिश की। मिट्ठू उड़कर हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर जा बैठा और अचानक जोर से बोला, रघुवीर, कुएं में मत धकेलो। यह सुनते ही मंदिर का शोर एक पल को पत्थर बन गया। ठाकुर का चेहरा रक्तहीन हो गया। दादी शांता ने जमीन पर माथा टेक दिया और रोते हुए बोली, सावित्री, आज तू बोल उठी। पंडित हरिनारायण के हाथ से आरती की थाली गिर गई। घी का दीपक बुझा नहीं, केवल कांपता रहा। गौरी ने पहली बार जाना कि सच डरता नहीं, अवसर खोजता है। ठाकुर ने गुस्से में कहा कि यह सब प्रशिक्षित पक्षी की चाल है। उन्होंने भीड़ को उकसाया कि ऐसी लड़की कुल की मर्यादा तोड़ देगी, गांव में अपवित्रता फैलेगी। कुछ पुरुष सहमत हुए, क्योंकि सत्ता की आदत जल्दी नहीं छूटती। पर कुछ औरतों के चेहरों पर भय के साथ जिज्ञासा भी थी। वे जानती थीं कि मरी हुई स्त्रियां कई बार वर्षों बाद लौटती हैं, कभी सपनों में, कभी बेटियों की आंखों में, कभी पक्षी की आवाज में। गौरी ने सबके सामने घोषणा की कि जब तक मां की मृत्यु का सच सामने नहीं आएगा, वह विक्रम से विवाह नहीं करेगी। विक्रम ने अपमान से थरथराते हुए कहा कि अब वह भी इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा। पर उसकी आवाज में स्वतंत्रता नहीं, चोट खाया अहंकार था। ठाकुर ने उसे चुप कराया, क्योंकि बात हाथ से निकल रही थी। पंचायत अगले दिन बुलाने की घोषणा हुई। लोग लौटने लगे, पर हर गली में केवल एक ही बात थी, गौरी ने तोते से शादी कर ली और तोते ने ठाकुर का नाम लिया। कहानी ने सच से अधिक तमाशे का रूप लिया, पर तमाशे की आग में भी एक चिंगारी बची रही। गौरी मंदिर की सीढ़ी पर बैठी रही। मिट्ठू फिर उसके कंधे पर आ गया। रात गहरी हो चुकी थी जब गौरी घर लौटी। कमला ने उससे बात नहीं की। वह कोने में बैठी रोती रही, जैसे उसकी सारी आशाएं राख हो गई हों। दादी ने गौरी को गले लगाया और कहा कि बेटी ने आज अपना जीवन कठिन कर लिया है, पर आत्मा को बचा लिया है। बाहर नीम की छाया लंबी थी। गौरी ने मिट्ठू को खुला छोड़ दिया। वह पिंजरे पर नहीं, मां की तस्वीर के पास जा बैठा। थोड़ी देर बाद उसने बहुत धीमे कहा, सावित्री नहीं डरी। गौरी ने आंसू पोंछे। अब गांव हिल चुका था, पर असली धरती अभी फटनी बाकी थी। अगली सुबह देवीपुर की हवा में वही धूल थी, वही बैलों की घंटियां थीं, वही मंदिर की आरती थी। पर गांव वैसा नहीं रहा था। हर दरवाजे पर गौरी का नाम था, हर चबूतरे पर मिट्ठू की आवाज, हर चूल्हे के पास औरतों की धीमी फुसफुसाहट। लोग कहते कि लड़की ने शर्म बेच दी, कोई कहता कि उस पर प्रेत चढ़ गया, कोई हंसकर कहता कि अब कुम्हारों के घर बारात पक्षियों की आएगी। पर हंसी के नीचे डर था, क्योंकि तोते ने जो नाम लिया था वह किसी गरीब का नहीं, ठाकुर रघुवीर सिंह का था। गौरी घर के भीतर बैठी मिट्टी गूंद रही थी, जैसे रात की घटना ने उसके हाथों से काम छीनने के बजाय उन्हें और स्थिर कर दिया हो। कमला ने उससे आंखें नहीं मिलाईं। वह सुबह से बर्तन पटकती, आंचल से आंखें पोंछती और बड़बड़ाती रही कि बेटी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया। दादी शांता चुप थीं, पर उनका मौन आशीर्वाद जैसा था। मिट्ठू पिंजरे के ऊपर बैठा था, अब बंद नहीं। वह कभी पंख संवारता, कभी गौरी को देखता और कभी अचानक धीमे से कहता, मेरी गौरी को मत छूना। दोपहर से पहले पंचायत का डंका बजा। गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे चटाइयां बिछीं। पर इस बार पंचायत में न्याय से अधिक तमाशे की भूख थी। पुरुष पहले आकर बैठे, औरतें थोड़ी दूरी पर खड़ी रहीं, बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए।
ठाकुर रघुवीर सिंह आए तो उनके साथ विक्रम, मुंशी, 2 नौकर और पंडित हरिनारायण भी थे। ठाकुर का चेहरा फिर शांत था, जैसे रात का भय किसी ने धोकर मिटा दिया हो। पर गौरी ने देखा कि उनकी उंगलियां छड़ी के चांदी वाले सिर पर बार बार कस रही थीं। गौरी दादी के साथ पहुंची। कमला भी आई, पर वह गौरी से 2 कदम पीछे चली, जैसे बेटी के साथ खड़े होने पर उसका अपना अपराध खुल जाएगा। मिट्ठू गौरी के कंधे पर था। यह दृश्य देखते ही भीड़ में खुसर पुसर बढ़ गई। किसी ने कहा कि पागलपन को भी अपमान मिलेगा क्या? सरपंच ने गला साफ कर पूछा कि गौरी ने मंदिर में ऐसा अपमानजनक नाटक क्यों किया? गौरी ने सिर झुकाकर नहीं, सीधा देखकर कहा कि नाटक वह विवाह था जिसमें उसकी इच्छा, उसकी मां की मृत्यु और एक जीवित गवाह को दबाया जा रहा था। भीड़ में हलचल हुई। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा कि दुखी बेटियां अक्सर भ्रम में पुरानी बातों को जोड़ लेती हैं। उन्होंने सावित्री की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया और कहा कि वह स्वयं उस समय शहर में थे। विक्रम ने बीच में कहा कि कोई भी पक्षी नाम रट सकता है, इसका मतलब अपराध नहीं होता। पंडित हरिनारायण नीचे देखते रहे। गौरी ने उनसे पूछा कि यदि सब भ्रम है तो हवेली में मिट्ठू को मारने की बात क्यों हुई? यह सुनते ही आशा का चेहरा भीड़ के पीछे पीला पड़ गया, क्योंकि वह समझ गई कि अब उसका नाम भी आएगा। सरपंच ने कठोर स्वर में पूछा कि यह बात उसने कहां से सुनी। गौरी ने आशा की ओर नहीं देखा। वह जानती थी कि गरीब जात की लड़की पर झूठ का आरोप लगाकर उसे कुचलना आसान होगा। उसने कहा कि हवेली की दीवारें भी कभी कभी आवाज बाहर भेज देती हैं। ठाकुर हंसे, पर वह हंसी बहुत थोड़ी देर टिक सकी। उन्होंने कहा कि एक जिद्दी लड़की अपने विवाह से भागने के लिए गांव की मर्यादा तोड़ रही है। फिर उन्होंने पंचायत से कहा कि गौरी को समझाया जाए, वरना ऐसी अवज्ञा दूसरी बेटियों में आग लगा देगी। यह वाक्य सुनते ही कई पुरुषों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें सच से उतना भय नहीं था जितना बेटियों में उठने वाली आग से था। औरतों के चेहरों पर अजीब भाव था, कुछ डर, कुछ छिपी खुशी, कुछ पुराना दर्द। दादी शांता ने धीरे से कहा कि मर्यादा वह नहीं जो अपराध को ढंके, मर्यादा वह है जो निर्बल का पक्ष ले। सरपंच ने उन्हें चुप रहने को कहा, पर उनकी बूढ़ी आवाज हवा में ठहर गई। गौरी ने मिट्ठू को हथेली पर बैठाया। तोता चुप रहा। सच भी शायद भीड़ के सामने तुरंत नहीं बोलता। पंचायत ने निर्णय सुनाया कि गौरी को 3 दिन के भीतर ठाकुर परिवार से क्षमा मांगनी होगी और विवाह के लिए सहमति देनी होगी। नहीं तो उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा। इसका अर्थ था कोई पानी नहीं देगा, कोई चाक के घड़े नहीं खरीदेगा, कोई काम नहीं देगा। कमला यह सुनते ही कांप गई। वह घर लौटते समय फूटकर बोली कि भूख से मरना सत्य की पूजा नहीं है। गौरी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर कमला ने झटक दिया। दादी ने केवल इतना कहा कि जब अन्याय पंचायत बन जाए तब ईश्वर गवाह खोजता है। बहिष्कार उसी शाम शुरू हो गया। चक्की वाले ने गेहूं पीसने से मना कर दिया। दूध वाली ने कहा कि ठाकुर की नाराजगी नहीं ले सकती, और जिन घरों ने घड़े का आदेश दिया था उन्होंने पैसे लौटाने को कहा। कमला की आंखों में पागलपन उतरने लगा। वह गौरी पर चीखी कि एक तोते की इज्जत बचाते बचाते उसने घर का अन्न छीन लिया। गौरी चुप रही, क्योंकि कमला की बात में क्रूरता के साथ भूख की सच्चाई भी थी। रात को उसने अपना हिस्सा दादी की कटोरी में डाल दिया। दादी ने नहीं खाया। बोलीं, सच की राह पर भूख भी परीक्षा बनकर आती है। दूसरे दिन गौरी तालाब के किनारे आशा से मिली। आशा ने बताया कि ठाकुर ने उसे हवेली से निकाल देने की धमकी दी है, क्योंकि उन्हें शक है कि खबर उसी ने दी। उसकी मां बीमार थी, घर में 2 छोटे भाई थे, और नौकरी जाना उनके लिए भूख का दूसरा नाम था। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह उसका नाम पंचायत में नहीं लेगी। आशा रो पड़ी। उसने कहा कि भंडारघर की पिछली दीवार में एक ढीली ईंट है, जिसके पीछे पुराने कागजों की कुछ राख और कपड़े का जला हुआ टुकड़ा उसने देखा था।
शायद सबूत जलाए गए थे। गौरी ने पूछा कि क्या वहां जाना संभव है। आशा ने डरते हुए कहा कि रात को जब हवेली में पूजा होती है उस समय पिछला आंगन खाली रहता है, पर पकड़े जाने पर दोनों की जान भी जा सकती है। गौरी ने मिट्ठू की ओर देखा। वह पास की डाल पर बैठा था और नीम की पत्तियां चबा रहा था, जैसे संसार की हिंसा से अनजान हो। पर अचानक उसने गर्दन उठाई और बोला, भंडार, आग, कागज। आशा ने कांपकर पीछे कदम रखा। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि मिट्ठू केवल याद नहीं दोहरा रहा, दिशा भी दे रहा है। उस शाम गौरी ने दादी को सब बताया। कमला पास ही बैठी थी और सुन रही थी, पर उसने कोई शब्द नहीं कहा। दादी ने लंबी चुप्पी के बाद कहा कि सच के लिए जाना, पर बदले के लिए नहीं। उन्होंने सावित्री की पुरानी ओढ़नी गौरी को दी, जिसका किनारा अब भी हल्दी के दाग से पीला था। तेरी मां डरती थी, दादी बोलीं, पर डरकर भी सही काम करने की कोशिश करती थी। साहस डर का अभाव नहीं, डर से बड़ी करुणा है। गौरी ने ओढ़नी माथे से लगाई। कमला मुड़ी, पर उसकी आंखें भर चुकी थीं। रात को गांव पर घना अंधेरा उतरा। गौरी और आशा हवेली के पीछे वाले रास्ते से पहुंची, जहां कटीली झाड़ियों के बीच से संकरी पगडंडी जाती थी। मिट्ठू गौरी के कंधे से चिपका था, मानो समझता हो कि चुप रहना जीवन बचाएगा। भीतर से आरती की आवाज आ रही थी। ठाकुर परिवार पूजा में था और नौकर सामने के आंगन में। आशा ने कांपते हाथों से पिछली किवाड़ की अड़चन उठाई। दरवाजा चरमराया तो दोनों के दिल एक साथ धड़क उठे। कुछ क्षण वे सांस रोककर खड़ी रहीं, फिर अंधेरे भंडारघर में घुस गईं। भंडारघर में अनाज की बोरियां, टूटे फर्नीचर, लोहे के संदूक और पुरानी धूप की बाजी गंध थी। आशा ने दीवार की ढीली ईंट दिखाई। गौरी ने हाथ बढ़ाया, पर उंगलियां धूल और मकड़ी के जाल में उलझ गईं। ईंट हटते ही भीतर से राख की गंध उठी। वहां सचमुच जला हुआ कागज, लाल कपड़े का टुकड़ा और पीतल की छोटी चाबी पड़ी थी। गौरी ने कपड़े को उठाया। उस पर धुंधला काढ़ा हुआ अक्षर था। उसकी आंखें भर आईं। यह सावित्री की गठरी का हिस्सा हो सकता था, वही जिसमें कागज छिपे थे। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। आशा ने गौरी का हाथ दबाया। दोनों बोरियों के पीछे छिप गईं। दरवाजा खुला और मुंशी भीतर आया। उसके साथ विक्रम था। विक्रम गुस्से में कह रहा था कि एक गरीब लड़की ने पूरे गांव में उनका तमाशा बना दिया है और पिता अब भी उसे डराकर चुप कराने की सोच रहे हैं। मुंशी ने कहा कि असली खतरा लड़की नहीं, पक्षी है। उसने यह भी कहा कि अगर सावित्री वाले कागज का कोई हिस्सा बचा है तो उसे आज ही खत्म कर देना चाहिए। गौरी की मुट्ठी में पकड़ा लाल कपड़ा कांपने लगा। विक्रम ने पूछा कि क्या उसके पिता ने सचमुच सावित्री को कुएं तक बुलाया था। मुंशी ने घबराकर कहा कि पुरानी बातों को खोदना ठीक नहीं, यह आधा उत्तर ही काफी था। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि वह अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता, पर अब पीछे हटना कमजोरी होगी। उसके स्वर में पहली बार अहंकार के साथ डर भी था। गौरी ने उसे मनुष्य की तरह पहली बार देखा, अपराधी नहीं, पर अपराध की छाया में पला हुआ। फिर भी वह जानती थी कि छाया भी घायल करती है, चाहे उसका स्रोत कोई और हो। कदमों की आहट दूर हुई तो दोनों बाहर निकलीं। आशा रो रही थी। उसने कहा कि अब सब साफ है, पर सबूत कहाँ है। गौरी ने लाल कपड़ा और जला कागज अपनी ओढ़नी में बांध लिया। कागज का अधिकांश भाग राख था, पर एक कोने पर जमीन का नक्शा और रघुनाथ के पिता का नाम अध जला बचा था। यह पूरा प्रमाण नहीं था, पर अंधेरे में पहली लौ था। मिट्ठू ने अचानक बहुत धीमे कहा, नीम के नीचे? नहीं, पूजा घर। गौरी समझ नहीं पाई, पर उसे लगा कि मां की स्मृति अभी पूरी खुली नहीं है। घर लौटते समय वे पुराने कुएं के पास से गुजरी। चांद बादलों में छिपा था। मिट्ठू अचानक बेचैन हो उठा और गौरी के कंधे से उड़कर कुएं की जगत पर बैठ गया। उसने पंख फैलाए, फिर वही आवाज निकाली जो न सावित्री की थी, न उसकी अपनी कागज दे दे।
सावित्री, वरना लड़की। गौरी के पैरों से शक्ति चली गई। आशा ने उसे थाम लिया। कुएं का अंधेरा अब केवल पानी नहीं था, वह धमकी, विनती और गिरती देह की स्मृति से भरा था। गौरी ने पहली बार वहीं बैठकर मां के लिए रोने की अनुमति खुद को दी। सुबह होते ही खबर फैल गई कि गौरी रात को हवेली के पीछे देखी गई थी। किसी ने स्पष्ट नहीं देखा था, पर संदेह ही गरीब को दोषी बना देता है। ठाकुर के नौकर घर आए और कमला को धमकाकर गए कि यदि लड़की ने फिर हवेली की ओर कदम बढ़ाया तो घर उजड़ जाएगा। कमला ने उनके जाने के बाद गौरी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ में क्रोध से अधिक भय था। गौरी ने गाल पर हाथ रखा, पर आंसू नहीं निकाले। कमला खुद टूटकर बैठ गई और बोली, मैं बुरी नहीं हूं गौरी, बस भूखी जिंदगी से डरती हूं। यह सुनकर गौरी का मन पिघल गया। उसने पहली बार कमला को मां कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गया। वह उसके पास बैठी और बोली कि डर से बचने के लिए अगर वे झूठ में जिएंगी तो भूख से भी बड़ी आग लगेगी। कमला ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि सावित्री की मृत्यु के बाद रघुनाथ कई रात जागते थे और कहते थे कि कर्ज ने उनकी जुबान बांध दी। कमला तब नई नई घर आई थी। उसे पूरा सच नहीं मालूम था, पर वह जानती थी कि घर में किसी कागज की बात छिपाई जाती थी। दोपहर को पंडित हरिनारायण स्वयं आए। उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने आंगन में प्रवेश करते ही मिट्ठू को देखा और ठिठक गए। गौरी ने उन्हें बैठने को कहा। बहुत देर तक वे चुप रहे। फिर बोले कि मनुष्य कई बार पाप स्वयं नहीं करता, पर पाप के सामने चुप रहकर उसका हिस्सा बन जाता है। उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा, पर इतना बताया कि सावित्री की मृत्यु वाली रात उन्हें भी हवेली बुलाया गया था। उनसे कहा गया था कि मृत्यु को दुर्घटना लिखवाना ही गांव की शांति के लिए आवश्यक है। उनके हाथ कांप रहे थे, पर स्वीकार अभी अधूरा था। गौरी ने उनसे पूछा कि क्या वह पंचायत में सच कहेंगे। पंडित की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि सत्य केवल बोलने से नहीं आता, उसे बोलने वाले को सब कुछ खोने की तैयारी करनी पड़ती है। वह चले गए, पर जाते जाते उन्होंने तुलसी चौरे पर एक पुरानी राख की डिबिया रख दी। दादी ने उसे खोला तो भीतर पीतल की छोटी मुहर थी, जिस पर रघुनाथ के पिता का नाम खुदा था। शायद यह किसी जमीन के दस्तावेजस पर लगती थी। गौरी ने डिबिया को माथे से लगाया। अब उसके पास मां की ओढ़नी, जला कागज, मुहर और मिट्ठू की आवाज थी। उस रात गौरी ने नीम के नीचे दीपक जलाया। बहिष्कार, अपमान, भूख और खतरे के बीच उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। सावित्री की स्मृति उसके पास बैठी है। दादी का विश्वास उसके पीछे है। आशा की दोस्ती उसके साथ है, और कमला का टूटता हुआ डर भी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहा है। मिट्ठू खुले आकाश में नीम की डाल पर सोया था। पिंजरा खाली पड़ा था, जैसे गौरी का जीवन भी अब बंद रहने से इनकार कर चुका हो। दूर हवेली में रोशनी जल रही थी, पर उसे पहली बार लगा कि अंधेरा वहां है, उसके घर में नहीं। सुबह से पहले मिट्ठू उड़कर उसके कंधे पर आया और कान के पास फुसफुसाया, पूजा घर, लाल डिब्बा सावित्री ने छिपाया। गौरी की आंख खुल गई। यह वाक्य टूटा नहीं था, जैसे लंबे अंधेरे के बाद स्मृति ने अपनी पूरी सांस ली हो। उसने दादी को जगाया। दादी ने कहा कि हवेली के पूजा घर में औरतों के अलावा किसी को पुराने बक्सों की सफाई याद नहीं रहती। शायद सावित्री ने सच वहां छिपाया हो, जहां पुरुष अपने पाप के बीच भी भगवान की मूर्ति के सामने अंधे हो जाते हैं। गौरी ने दीपक की लौ देखी। अगला कदम सबसे खतरनाक था, पर अब लौटना संभव नहीं था। गौरी ने उस सुबह कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने चूल्हे की राख समेटी, दादी के लिए पतली रोटी सेंकी, कमला के सामने पानी रखा और फिर चुपचाप मिट्ठू को बाजरे के दाने खिलाए। भीतर उसका मन नदी की बाढ़ जैसा था, पर बाहर वह मिट्टी के घड़े जैसी शांत दिख रही थी। कमला ने उसकी आंखों में कुछ पढ़ लिया। उसने पूछा नहीं, केवल इतना कहा कि जिस रास्ते पर जा रही है वहां से लौटने का दरवाजा शायद न बचे। गौरी ने धीरे से उत्तर दिया कि मां के सच से बड़ा घर कोई नहीं होता।
दादी शांता ने उसे पूजा की पुरानी थाली दी, जिसमें पीतल की घंटी, सूखा कुमकुम और तुलसी के पत्ते रखे थे। उन्होंने कहा कि हवेली में सीधी घुसने वाली गरीब लड़की चोर कहलाएगी, पर पूजा के नाम पर गई लड़की को लोग कुछ देर देखकर भी अनदेखा कर देंगे। कमला ने यह सुनकर चेहरा फेर लिया, जैसे वह सहयोग और भय के बीच फंसी हो। कुछ क्षण बाद उसने भीतर से अपनी पुरानी लाल साड़ी निकाली, जो उसने वर्षों से नहीं पहनी थी, और गौरी की ओर बढ़ा दी। यह क्षमा नहीं थी, पर मौन साथ था। आशा मंदिर के पीछे इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं, सारी रात का भय चिपका हुआ था। उसने बताया कि हवेली में आज सत्यनारायण कथा रखी गई है, क्योंकि ठाकुर गांव में फैली बातों को धर्म के धुएं से ढंकना चाहता है। औरतें भीतर जाएंगी, रसोई और पूजा घर खुले रहेंगे। यही अवसर था। गौरी ने मिट्ठू को कंधे पर बैठाया, पर आशा घबरा गई कि पक्षी पहचान लिया जाएगा। गौरी ने कहा कि जिसे मारने की योजना बनी है, उसे ही गवाह बनकर भीतर जाना होगा। मिट्ठू ने उसकी छोटी पकड़ी, जैसे सहमति दे रहा हो। हवेली उस दिन बाहर से अधिक पवित्र दिखाई जा रही थी। फाटक पर केले के तने, आंगन में रंगोली, दरवाजे पर आम की बंधनवार और भीतर से शंख की आवाज आ रही थी। ठाकुर रघुवीर सिंह अतिथियों को प्रसाद बांटते हुए ऐसे मुस्करा रहे थे, जैसे कोई दोष कभी उनके पास से गुजरा ही न हो। गौरी ने थाली सिर से लगाई और औरतों की भीड़ में भीतर चली गई। विक्रम ने उसे देखा, पर कथा के कारण कुछ कह नहीं सका। उसकी आंखों में अभी भी अपमान था, पर उसके पीछे पिछली रात का प्रश्न भी था। पूजा घर हवेली के भीतर सबसे शांत कोना था। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें, पीतल के दिए, चांदी की छोटी घंटियां और पुराने संदूकों की कतार थी। गंध कपूर की थी, पर भीतर धूल भी थी, जैसे भगवान के सामने भी भूली चीजें जमा हो जाती हैं। आशा ने दरवाजे के बाहर निगाह रखी। गौरी ने मिट्ठू को हाथ पर लिया और बहुत धीरे पूछा, कहाँ? तोता कुछ क्षण मूर्तियों को देखता रहा, फिर उड़कर लक्ष्मी जी की तस्वीर के पीछे रखे छोटे लाल बक्से पर बैठ गया। उसका पंजा बार बार उसी पर पड़ रहा था। गौरी का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर तक आवाज जा रही होगी। उसने बक्सा खींचा। उस पर पुराना ताला था, पर पीतल की वही चाबी जो भंडार घर की दीवार से मिली थी, जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। चाबी घुमाते ही हल्की कराहती आवाज हुई। अंदर कपड़े की कई तहें थी, सूखी हल्दी, टूटी चूड़ी, एक काली मणियों की डोरी और तेल लगे कागज। गौरी ने कांपते हाथों से कागज खोला। ऊपर स्पष्ट लिखा था, रघुनाथ कुम्हार के पिता द्वारा सावित्री के नाम 1 बीघा भूमि का दानपत्र। उसके बाद दूसरा कागज था, जिसमें कई किसानों की जमीनों के पुराने निशान बने थे। कुछ नाम उसे पहचान में आए, आशा के नाना रामू नाई, ब्रजलाल धोबी, और 2 विधवाएं जिनकी झोपड़ियां वर्षों पहले हवेली की सीमा में मिल गई थीं। गौरी की आंखों के सामने सारी बस्ती घूम गई। यह केवल उसकी मां का कागज नहीं था, यह उन सबकी छिनी हुई मिट्टी की आवाज थी। मिट्ठू ने उसी क्षण बहुत धीमे कहा, सावित्री ने छिपाया बेटी के लिए। गौरी ने कागज सीने से लगा लिया। उसे लगा मां पहली बार उसकी बाहों में लौट आई है। तभी बाहर आशा ने खांसकर संकेत किया, कोई आ रहा था। गौरी ने कागज ओढ़नी में बांधे, बक्सा बंद किया और मूर्तियों के आगे माथा टेकने का अभिनय करने लगी। दरवाजे पर ठाकुरानी नहीं, स्वयं ठाकुर रघुवीर खड़े थे। उनकी आंखें पहले गौरी पर, फिर मिट्ठू पर टिक गईं। पूजा घर में क्या कर रही हो? उन्होंने धीमे पूछा। गौरी ने थाली उठाकर कहा कि कथा के प्रसाद से पहले भगवान को प्रणाम करने आई है। ठाकुर कुछ पल उसे देखते रहे। उनकी दृष्टि में संदेह था, पर कथा के अतिथि पास थे। वह मुस्कुराए और रास्ता छोड़ दिया। गौरी बाहर आई तो उसके घुटने कमजोर हो रहे थे। आशा ने उसे सहारा दिया। दोनों रसोई की भीड़ से निकलकर पिछवाड़े पहुंची, पर जैसे ही वे दीवार पार करने वाली थी, विक्रम सामने आ गया। उसने गौरी की ओढ़नी की गांठ देख ली।
उसकी आंखों में शंका चमकी। क्या छिपा रही हो? उसने हाथ बढ़ाया। गौरी पीछे हटी। आशा बीच में आ गई। विक्रम ने उसे धक्का दिया और आशा मिट्टी में गिर पड़ी। उसी क्षण मिट्ठू उड़कर विक्रम के चेहरे के पास फड़फड़ाया। विक्रम ने हाथ बचाने को उठाया और गौरी भाग निकली। गांव की पगडंडी पर दौड़ते समय गौरी को लगा कि मां की ओढ़नी उसके सीने पर नहीं, उसकी आत्मा पर बंधी है। पीछे से आवाजें आईं, पर वह रुकी नहीं। आशा भी किसी तरह उठकर उसके पीछे आई। दोनों पुराने नीम के पास पहुंची तो दादी पहले से खड़ी थी, जैसे उन्हें भीतर से आहट मिल गई हो। गौरी ने कागज उनके हाथ में रखे। दादी की अंधी आंखें पढ़ नहीं सकती थी, पर उंगलियों ने कागज की उम्र पहचान ली। उन्होंने उसे माथे से लगाया और रो पड़ी। कमला दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अपराध और आश्चर्य से खुला था। कागजों को पढ़ने के लिए वे मास्टर रमेश के घर गईं, जो गांव के स्कूल में शिक्षक थे और ठाकुर से डरते हुए भी भीतर से ईमानदार माने जाते थे। पहले तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लेने को कहा, फिर तेल का दिया जलाकर पन्ने फैलाए। उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उन्होंने बताया कि कागज असली लगते हैं, उन पर तहसील की पुरानी मुहरें हैं और कई जमीनें धोखे से ठाकुर के नाम चढ़ाई गई थीं। एक पन्ने पर सावित्री के हाथ का अंगूठा था, गवाह के रूप में। गौरी ने उस नीले निशान को छुआ और फूटकर रो पड़ी। मास्टर रमेश ने सावधानी से कहा कि यह मामला गांव की पंचायत से बड़ा है, तहसील और अदालत तक जाना पड़ेगा। पर पहले यह समझना होगा कि सावित्री इन कागजों को कैसे बचा लाई। दादी ने याद किया कि मृत्यु से 2 दिन पहले सावित्री हवेली गई थी, फिर लौटकर बहुत देर तक पूजा करती रही थी। शायद उसी दिन उसने पूजा घर के बक्से में कागज छिपाए, क्योंकि उसे लगा होगा कि घर में खोज होगी। कमला ने धीरे से कहा कि मृत्यु वाली रात रघुनाथ कांपते हुए लौटा था और बस इतना कहता रहा, मैं उसे बचा नहीं सका। यह वाक्य गौरी के भीतर तलवार की तरह उतरा। पिता की चुप्पी, उनका बीमार होना, उनकी आंखों का बुझा हुआ भय सब नए अर्थ लेने लगा। उसने कमला से पूछा कि पिता ने कभी ठाकुर का नाम लिया था क्या? कमला ने बहुत देर बाद स्वीकार किया कि नशे और बुखार में वह रघुवीर ने सब लिया बड़बड़ाते थे। उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। गरीबी ने उसे यही सिखाया था कि बड़े लोगों के नाम घर की दीवारों में भी धीमे लेने चाहिए। गौरी ने आंखें बंद कर ली। सच मिल रहा था, पर हर टुकड़ा किसी प्रिय को दोषी या असहाय बना रहा था। दोपहर ढलने से पहले खबर हवेली पहुंच चुकी थी कि गौरी मास्टर के घर गई है। ठाकुर के आदमी जब वहां आए, तब तक कागजों की नकल बनाने की तैयारी हो चुकी थी। मास्टर रमेश ने एक लड़के को साइकिल से कस्बे भेज दिया था, जहां उनके मित्र वकील के पास प्रतिलिपि सुरक्षित रखी जा सके। गौरी को पहली बार समझ आया कि सत्य को केवल साहस नहीं, व्यवस्था भी चाहिए। मिट्ठू खिड़की पर बैठा था और बार बार कागजों की ओर देखता। ठाकुर के नौकर दरवाजा पीटते रहे, पर भीतर बैठे लोगों ने पहली बार भय को थोड़ी देर रोक लिया। शाम होते होते ठाकुर स्वयं आए। उनके साथ सरपंच, मुंशी और 2 पुलिस चौकीदार भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरी ने हवेली से चोरी की है। मास्टर रमेश ने शांत स्वर में कहा कि यदि चोरी हुई है तो पहले यह सिद्ध हो कि कागज ठाकुर के थे। ठाकुर की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गौरी से कहा कि गरीब की बेटी को बड़े घर से में सन्नाटा फैल गया। चौकीदारों ने एक दूसरे को देखा, पर तुरंत कुछ नहीं बोले। ठाकुर ने क्रोध छिपाकर कहा कि वह मानहानि का मुकदमा करेंगे। तभी मिट्ठू खिड़की से उड़कर बीच में आ बैठा और बहुत साफ आवाज में बोला, कागज दे दे सावित्री, नहीं तो तेरी गौरी। फिर दूसरी आवाज में, भारी और कर्कश, धक्का दे कमरे की हवा जम गई। मुंशी का चेहरा पसीने से भीग गया। ठाकुर ने छड़ी उठाई, पर विक्रम, जो पीछे खड़ा था, अचानक आगे आ गया और छड़ी रोक ली। उसने पिता की ओर देखा। उस नजर में पहली बार पुत्र का अंधविश्वास नहीं, मनुष्य का संदेह था। विक्रम ने धीमे पूछा, बाबा, उस रात क्या हुआ था
ठाकुर ने उसे डांटा कि वह औरतों और पक्षियों की बातों में आ रहा है, पर विक्रम पीछे नहीं हटा। उसने कहा कि उसने भंडार घर में मुंशी से जो सुना वह भी क्या झूठ था। मुंशी कांपने लगा। ठाकुर ने उसकी ओर घूरा और वह तुरंत चुप हो गया। फिर भी दरार पड़ चुकी थी। भीड़ में कुछ लोगों ने पहली बार अपनी जमीनों के नाम सुने। रामूनाई बोला कि उसके दादा की जमीन भी ऐसे ही कागजों में गायब हुई थी। बृजलाल धोबी ने भी सिर उठाया। अब मामला गौरी अकेली का नहीं रहा। मास्टर रमेश ने कागजों को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। हर नाम के साथ भीड़ में कोई चेहरा कांपता, कोई बूढ़ा अपनी स्मृति से मिलान करता, कोई औरत अपनी छिनी हुई झोपड़ी याद करती। वर्षों से निजी दुख माने गए हाथ से एक बड़ी चाल में जुड़ने लगे। दादी ने जमीन पर बैठकर राम नाम जपा, पर अब वह जप शोक का नहीं, साक्षी का था। कमला दीवार से लगी खड़ी थी। उसके चेहरे पर लज्जा थी कि उसने बेटी को बेचने की सोची, और राहत भी कि बेटी बिकने से बच गई। ठाकुर ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुराने कागजों से कुछ सिद्ध नहीं होता, और सावित्री की मौत पर चर्चा करना मृत स्त्री की आत्मा को अशांत करना है। गौरी ने पहली बार कठोर हंसी हंसी। उसने कहा कि अशांत आत्मा वह नहीं जो न्याय मांगे, अशांत वे होते हैं जो उसके नाम से डरते हैं। फिर वह पुराने कुएं की ओर चल पड़ी। भीड़ उसके पीछे होली। ठाकुर ने रोकना चाहा, पर अब लोग केवल उनकी आज्ञा नहीं सुन रहे थे। देवीपुर की धूल में उस शाम एक अजीब कंपन था, जैसे वर्षों से दबे पांव पहली बार जमीन पर पड़ रहे हों। कुएं के पास पहुंचकर गौरी ने मिट्ठू को जगत पर बैठाया। सूर्य डूब रहा था और पानी में लाल आकाश कांप रहा था। उसने मां की ओढ़नी खोली, कागज निकाले और सबके सामने कहा कि इसी जगह सावित्री को बुलाया गया था। मिट्ठू पहले चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद कीं और टूटे टूटे पर साफ वाक्यों में बोलना शुरू किया। रघुवीर, जमीन गरीबों की है, मैं तहसील जाऊंगी, मेरी गौरी को छोड़ दो, धक्का मत। आखिरी शब्द पर उसकी आवाज इतनी दर्दनाक हो गई कि कई औरतें रो पड़ीं। गौरी घुटनों के बल बैठ गई। पंडित हरिनारायण भीड़ चीरते हुए आगे आए। उनका चेहरा राख जैसा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि सावित्री की मृत्यु वाली रात उन्हें हवेली से बुलाया गया था और उनसे झूठे बयान पर सहमति लेने को कहा गया था कि यह दुर्घटना है। उन्होंने सीधे हत्या होते नहीं देखी, पर उन्होंने सावित्री के भीगे शरीर को कुएं से निकलते देखा था, और ठाकुर के कपड़ों पर कीचड़ भी। उन्होंने डर, लालच और गांव की शांति के नाम पर चुप्पी साध ली। यह स्वीकार सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। पंडित रोते हुए जमीन पर बैठ गए और बोले, मेरी पूजा झूठी थी। मुंशी ने भागने की कोशिश की, पर कुछ किसानों ने उसे पकड़ लिया। पहले वह चिल्लाता रहा कि सब षड्यंत्र है, फिर टूट गया। उसने स्वीकार किया कि ठाकुर ने जमीन के कागज बदलवाए और सावित्री असली दस्तावेज लेकर तहसील जाने वाली थी। उस रात उसे धमकाकर रोकने की योजना थी, पर झगड़ा बढ़ गया। वह कहता रहा कि धक्का किसने दिया, उसने नहीं देखा, पर उसके शब्दों ने वही सिद्ध कर दिया जो गांव वर्षों से दबे स्वर में डरता था। ठाकुर रघुवीर सिंह पहली बार अकेले दिखाई दिए, अपनी हवेली, जात और धन के बिना, केवल अपराध के साथ। गौरी ने चीखकर कोई बदला नहीं मांगा। वह कुएं की जगत पर बैठी रही और पानी में देखती रही। उसे लगा कि मां का शरीर फिर से नहीं, इस बार सत्य ऊपर आया है। उसने कागज दादी के हाथ में रखे और मिट्ठू को उठाकर सीने से लगा लिया। तोता थक गया था, उसका छोटा शरीर कांप रहा था। उसने अंतिम बार उस शाम कहा, सावित्री नहीं डरी। गौरी ने फुसफुसाकर उत्तर दिया, अब मैं भी नहीं डरूंगी। दूर से पुलिस चौकी का सिपाही कस्बे संदेश भेजने चला। देवीपुर की रात आने से पहले ही गांव की नींव हिल चुकी थी। कुएं वाली शाम के बाद देवीपुर में कोई घर सचमुच सो नहीं पाया। जिन आंखों ने सावित्री के कागज देखे थे, वे बार बार अपनी छतों की ओर खुल जाती, जैसे मिट्टी की कड़ियों के बीच से पुराना अन्याय झांक रहा हो। ठाकुर की हवेली में रोशनी देर रात तक जलती रही,
पर उस रोशनी में उत्सव की चमक नहीं, बेचैनी की पीली थरथराहट थी। कुम्हारों के घर में दादी ने पहली बार वर्षों बाद सावित्री का नाम ऊंची आवाज में लिया। कमला चूल्हे के पास बैठी रही, दोनों हथेलियों से चेहरा ढंके, और गौरी मिट्ठू को अपनी गोद में सुलाए अंधेरे को सुनती रही। सुबह बरगद के नीचे फिर पंचायत बुलाई गई, पर इस बार डंका ठाकुर के आदेश से नहीं, गांव के शोर से बजा था। चटाइयां वही थीं, सरपंच वही था, बरगद की जड़ें वही थीं, पर बैठने वालों के चेहरों पर कल जैसी आज्ञाकारिता नहीं थी। जिन किसानों के नाम कागजों में निकले थे, वे आगे आकर बैठे। औरतें भी इस बार दूरी पर नहीं, बरगद की छाया के भीतर खड़ी रहीं। गौरी दादी कमला और आशा के साथ पहुंची। मिट्ठू उसके कंधे पर था, थका हुआ, पर उसकी आंखों में अजीब जागरूकता थी। ठाकुर रघुवीर सिंह देर से आए। वह हमेशा की तरह सफेद कपड़ों में थे, पर उनकी चाल में पहली बार भारीपन था। उनके पीछे विक्रम था, चेहरा रात भर जागे मनुष्य जैसा। मुंशी को दो किसानों ने पकड़कर बैठाया था, क्योंकि वह भागने की कोशिश कर चुका था। पंडित हरिनारायण बरगद की जड़ के पास जमीन पर बैठे, सिर झुकाए, जैसे उनके लिए आसन का अधिकार भी समाप्त हो चुका हो। सरपंच ने औपचारिक स्वर में कहा कि गांव की शांति के लिए बात साफ करनी होगी। किसी ने धीमे कहा कि शांति नहीं, सच चाहिए। मास्टर रमेश ने दस्तावेज खोलकर रखे। उन्होंने सावधानी से प्रत्येक पन्ने की मुहर, तारीख, गवाह और जमीन की सीमा पढ़ी। जब रघुनाथ के पिता का नाम आया, दादी ने कांपते हाथ से धरती छुई। जब आशा के नाना का नाम आया, आशा के चेहरे से जैसे खून उतर गया। रामू नाई बोला कि उसके घर की गायें कभी उसी खेत में चरती थीं, जिसे बाद में ठाकुर की कोठी का हिस्सा कहा गया। बृजलाल धोबी ने याद किया कि उसके पिता ने मरते समय कहा था, हमारी मिट्टी हमसे झूठ बोलकर ली गई। बरगद के नीचे स्मृतियां प्रमाण बनने लगीं। ठाकुर ने बीच में उठकर कहा कि पुराने कागजों से वर्तमान बदलता नहीं। उन्होंने दावा किया कि सब लेन देन कानूनी था, और गरीब लोग अब लालच में उनके घराने को बदनाम कर रहे हैं। उनकी आवाज में अभी भी अधिकार था, पर उसमें वह जादू नहीं रहा जो लोगों को झुका देता था। गौरी ने शांत स्वर में पूछा कि यदि सब कानूनी था, तो सावित्री को तहसील जाने से क्यों रोका गया? ठाकुर ने उत्तर दिया कि मृत स्त्री की जुबान से बातें गढ़ना पाप है। तभी मिट्ठू ने धीमे कहा, तहसील मत जा। सावित्री शब्द बहुत तेज नहीं थे, पर बरगद के नीचे फैल गए। ठाकुर ने क्रोध से मिट्ठू की ओर देखा। विक्रम ने पिता के चेहरे को देखा, फिर जमीन की ओर। सरपंच ने कहा कि पक्षी की बोली को प्रमाण नहीं माना जा सकता। मास्टर रमेश ने तुरंत कहा कि पक्षी प्रमाण नहीं, पर दस्तावेज, मुहर। पंडित की स्वीकारोक्ति और मुंशी का बयान प्रमाण की दिशा है। यह सुनकर कुछ लोग पहली बार मास्टर की ओर सम्मान से देखने लगे। शिक्षा, जिसे गांव में अक्सर नौकरी की सीढ़ी समझा जाता था, उस दिन सत्य की भाषा बन गई। पंडित हरिनारायण धीरे धीरे उठे। उनके घुटने कांप रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि वह अब आधा सच नहीं कहेंगे। उस रात ठाकुर ने उन्हें बुलाया था। हवेली के पिछवाड़े अफरा तफरी थी। सावित्री का शरीर कुएं से निकाला जा चुका था, और रघुवीर सिंह के कुर्ते पर गीली मिट्टी थी। पंडित ने यह भी स्वीकार किया कि झूठी दुर्घटना की कथा फैलाने के लिए उन्हें मंदिर की प्रतिष्ठा और कुछ जमीन का आश्वासन दिया गया। वह बोले कि उन्होंने जमीन नहीं ली, पर मौन ले लिया, और वही सबसे बड़ा दानव निकला। भीड़ में सिसकियां उठीं। किसी ने पंडित को गाली दी, किसी ने कहा कि देर से ही सही, उन्होंने सच बोला। दादी शांता ने उनकी ओर देखकर कहा कि पाप स्वीकार करने से मिटता नहीं, पर पश्चाताप से मनुष्य फिर मनुष्य हो सकता है। यह सुनकर पंडित रो पड़े। ठाकुर ने उन्हें डरपोक और झूठा कहा, पर उनकी आवाज टूटती जा रही थी। मुंशी ने भी जब देखा कि रास्ता बंद है, तो उसने कहा कि कागज बदलने का काम हवेली में वर्षों से चलता था। पटवारी को पैसा दिया जाता,
गरीबों को अंगूठे का अर्थ नहीं बताया जाता। अब तक चुप बैठे विक्रम ने अचानक बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वह उस समय बच्चा था, पर उसे याद है कि एक रात पिता ने उसे कमरे में बंद रहने को कहा था और बाहर बहुत शोर था। सुबह उसे बताया गया कि कुम्हार की औरत कुएं में गिर गई। उसने यह भी कहा कि पिछले दिनों पिता विवाह जल्दी इसलिए चाहते थे कि गौरी और मिट्ठू हवेली में आ जाएं, जहां उन्हें नियंत्रित किया जा सके। उसके शब्दों ने भीड़ को चौंका दिया। ठाकुर ने क्रोध में उसे कुलघाती कहा। विक्रम ने पहली बार उत्तर दिया, कुल सच से बचकर नहीं बचता। गौरी ने विक्रम को देखा। उसके मन में उसके लिए क्षमा नहीं थी, पर पहली बार घृणा भी उतनी तीखी नहीं रही। वह जानती थी कि वह भी उसी हवेली की दीवारों में पला था, जहां शक्ति को धर्म और स्त्री को संपत्ति कहा जाता था। फिर भी सत्य बोलने का क्षण हर मनुष्य का अपना होता है। विक्रम ने वह क्षण देर से चुना, पर चुना। गौरी ने कोई धन्यवाद नहीं कहा। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द छोटा कर देते हैं। मिट्ठू उसके कंधे पर चुप बैठा रहा, जैसे वह मनुष्यों की उलझी नैतिकता को समझने का प्रयत्न कर रहा हो। सरपंच अब असहज था। वह वर्षों से ठाकुर की इच्छा और पंचायत की मर्यादा को एक ही बात मानता आया था। उसने कहा कि मामला अब गांव की सीमा से बाहर जाएगा, इसलिए तहसीलदार और पुलिस को बुलाना होगा। भीड़ ने सहमति दी। यह वही गांव था जो कल तक गौरी को बहिष्कार की धमकी दे रहा था। आज वही लोग उसकी ओर आशा से देख रहे थे, पर गौरी ने भीतर कटुता की लहर महसूस की। समाज का साहस अक्सर तब जागता है जब कोई अकेली स्त्री पहले अपना घर, मान और सुरक्षा दांव पर लगा चुकी होती है। दोपहर तक कस्बे से दारोगा और तहसील का कर्मचारी पहुंचे। उनके आने से पहले ठाकुर ने अपने लोगों को संदेश भेजने की कोशिश की, पर गांव के युवक रास्तों पर खड़े हो गए। यह विद्रोह नहीं, डर से बाहर निकली सामूहिक सतर्कता थी। दारोगा ने कागज देखे, मुंशी का बयान लिखा और पंडित से अलग से पूछताछ की। ठाकुर ने अब भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की। पुराने अधिकारियों के नाम लिए, पर दारोगा ने भीड़ देखकर सावधानी बरती। कभी कभी न्याय व्यवस्था भी जनता की खुली आंखों से ही सीधी खड़ी रह पाती है। कमला बरगद के पीछे खड़ी सब देखती रही। उसकी आंखें बार बार गौरी पर टिकतीं, फिर झुक जातीं। उसे याद आया कि उसने कितनी बार बेटी को बोझ कहा, कितनी बार उसके सपनों की जगह अनाज की बोरी तौली, कितनी बार ठाकुर घराने को मुक्ति समझा। जब दारोगा गौरी से बयान लिखवाने लगा, कमला अचानक आगे आई और बोली कि वह भी कहना चाहती है कि रघुनाथ मरते समय ठाकुर का नाम लेता था। उसकी आवाज कांपी, पर रुकी नहीं। यह उसका प्रायश्चित था, छोटा सही पर सच्चा। आशा को भी बुलाया गया। कई लोगों के चेहरे सिकुड़ गए, क्योंकि नीची जात की लड़की का पंचायत के बीच बोलना उन्हें अभी भी असुविधाजनक लग रहा था। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर आगे किया। आशा ने हवेली के भंडार घर, मुंशी की बात, मिट्ठू को मारने की योजना और विक्रम के प्रश्न सब बताए। ठाकुर ने उसे झूठी नौकरानी कहा, पर अब हर अपमान पहले जैसा असर नहीं कर रहा था। आशा ने रोते हुए कहा कि उसके नाना की जमीन गई, उसके पिता मजदूर बने और अब उसे झूठा कहा जा रहा है क्योंकि वह गरीब पैदा हुई। बरगद की पत्तियां कांप उठीं। औरतों के बीच से एक विधवा, फूलवती, आगे आई। उसने कहा कि उसके पति की मृत्यु के बाद ठाकुर ने कर्ज के नाम पर उसका खेत ले लिया था, जबकि वह कभी पढ़ नहीं पाई कि कागज पर लिखा क्या है। फिर दूसरी औरत बोली, फिर तीसरी। कहानियां अलग थीं, ढंग अलग था, पर पीड़ा एक जैसी थी। अंगूठा लगवाना, कर्ज बढ़ाना, जमीन हड़पना और फिर दान देकर धर्मात्मा कहलाना। गौरी ने देखा कि सावित्री की मृत्यु अकेली घटना नहीं, लंबे शोषण की उस दीवार की दरार थी, जिसे सभी ने अलग अलग दुख समझकर सहा था। ठाकुर का चेहरा अब क्रोध से अधिक भयभीत था। उन्होंने कहा कि भीड़ के दबाव में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, पर जब तहसील कर्मचारी ने पुराने नक्शों और दस्तावेजों को मिलाने की बात कही,
तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने मुंशी को दोष देना शुरू किया कि सारे कागज उसी ने बनाए। मुंशी चीखा कि उसने सब ठाकुर के आदेश पर किया। गुरु और चेला, मालिक और सेवक, पाप और साझेदार, सभी संबंध टूटकर बरगद के नीचे नंगे खड़े थे। गौरी को लगा कि अन्याय की हवेली बाहर से पत्थर की होती है, भीतर से डर की मिट्टी की। दारोगा ने ठाकुर को हिरासत में लेने की बात कही तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि रघुवीर सिंह को भी साधारण अपराधी की तरह पकड़ा जा सकता है। ठाकुर ने छड़ी फेंक दी, दारोगा को धमकाया, अपने राजनीतिक संबंध गिनाए, पर भीड़ पीछे नहीं हटी। विक्रम ने धीरे से पिता के सामने आकर कहा कि अब और मत बोलिए। ठाकुर ने उसे थप्पड़ मारना चाहा, पर हाथ हवा में रुक गया। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि जिस सत्ता को उन्होंने अपनी संतान समझा था, वह भी उनसे दूर जा रही है। मिट्ठू अचानक गौरी के कंधे से उड़कर बरगद की एक नीची डाल पर बैठ गया। उसने पंख समेटे और बहुत थकी आवाज में बोला, सावित्री, घर चल। यह वाक्य सुनकर गौरी का हृदय फट गया। इतने वर्षों से मां घर नहीं लौटी थी। अब उसकी आवाज लौट रही थी, पर शरीर नहीं। दादी ने रोते हुए कहा कि आज सावित्री की आत्मा को रास्ता मिला। कमला ने पहली बार खुलकर गौरी को बाहों में भर लिया। उसके आंचल में मिट्टी, आंसू और पश्चाताप की गंध थी। गौरी ने विरोध नहीं किया। कभी कभी टूटे संबंध सत्य के बाद ही जुड़ना सीखते हैं। हिरासत से पहले ठाकुर ने गौरी की ओर देखा। उनकी आंखों में न पछतावा था, न विनती, केवल अपमानित शक्ति का विष था। उन्होंने कहा कि एक कुम्हार की लड़की ने उनका वंश मिट्टी में मिला दिया। गौरी ने शांत होकर उत्तर दिया कि मिट्टी से ही मनुष्य बनता है और मिट्टी ही अंत में सबको बराबर करती है। यह सुनकर कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। दारोगा उन्हें ले गया। हवेली की ओर से कोई रोने की आवाज नहीं आई, केवल फाटक की भारी चरमराहट सुनाई दी, जैसे वर्षों से बंद कोई पाप अब बाहर धकेला गया हो। पंचायत समाप्त नहीं हुई, बल्कि रूप बदल गई। सरपंच ने घोषणा की कि जमीनों की जांच तक कोई भी विवादित खेत हवेली के अधिकार में नहीं माना जाएगा। मास्टर रमेश ने कहा कि वह सभी परिवारों के बयान लिखेंगे। लोगों ने पहली बार कागज समझने की जरूरत महसूस की। दादी ने गौरी से कहा कि देख, पढ़ाई सिर्फ शहर जाने के लिए नहीं होती, अपने अधिकार पहचानने के लिए भी होती है। गौरी ने मन ही मन निश्चय किया कि यदि वह जीवित बची तो गांव की बेटियों को अक्षर सिखाएगी, ताकि कोई सावित्री फिर अंगूठे की अंधेरी कैद में न फंसे। विक्रम शाम ढलते समय गौरी के घर आया। उसके साथ कोई नौकर नहीं था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि वह क्षमा मांगने आया है, पर जानता है कि क्षमा मांगने से सब ठीक नहीं होता। उसने स्वीकार किया कि उसने गौरी को वस्तु की तरह देखा, मिट्ठू को मारना चाहा और अपने घर की मर्यादा को न्याय से बड़ा माना। गौरी ने उसे भीतर नहीं बुलाया। उसने केवल कहा कि पछतावा तभी सच्चा है जब वह सुविधा छोड़कर सत्य का साथ दे। विक्रम ने सिर झुका लिया। वह जाने लगा तो मिट्ठू ने धीमे कहा, मत छूना। विक्रम ठिठक गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा कि वह अब किसी को नहीं छुएगा जिसे उसका अधिकार नहीं। वह लौट गया और उसके कदमों में वह गर्व नहीं था जो पहले था। कमला ने पूछा कि क्या गौरी उसे कभी क्षमा कर पाएगी। गौरी ने कहा कि क्षमा नदी की तरह होती है, जबरन नहीं बहती। दादी ने सहमति में सिर हिलाया। रात को घर में पहली बार भोजन थोड़ा शांति से बना। अनाज कम था, पर भूख के साथ अपमान का बोझ नहीं था। यह छोटा अंतर ही बड़ी मुक्ति जैसा लगा। रात के अंतिम पहर गौरी नीम के नीचे बैठी। मिट्ठू उसकी गोद में था, बहुत शांत। उसने मां की ओढ़नी, कागजों की प्रतिलिपि और पीतल की मुहर अपने सामने रखी। आसमान में तारे साफ थे। उसे लगा कि सावित्री कहीं दूर नहीं, इसी हवा में है, इस मिट्टी में है, उस हर स्त्री की आंख में है जो आज पहली बार बोलकर लौटी है। उसने मिट्ठू से कहा
कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। अदालत, जमीन, बदनामी और खतरे बाकी हैं। मिट्ठू ने आंखें खोलीं और बहुत धीरे कहा। गौरी नहीं डरी, वह मुस्कराई, पर आंसू बहते रहे। ठाकुर रघुवीर सिंह के जाने के बाद देवीपुर में न्याय तुरंत नहीं उतरा। पहले एक लंबी, थकी हुई प्रतीक्षा उतरी। तहसील के चक्कर शुरू हुए, बयान लिखे गए, कागजों की प्रतियां बनी, और हर तारीख पर गरीब लोगों को समझ में आता कि सच बोलना एक दिन का साहस नहीं, कई महीनों की भूख और अपमान सहने की तपस्या है। ठाकुर के लोग अब भी गांव में थे। कभी रात को किसी की बाड़ काट दी जाती, कभी गवाही देने वाले को धमकी मिलती, फिर भी बरगद के नीचे बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। गौरी रोज सुबह पहले की तरह चाक घुमाती, पर अब उसके हाथों में केवल घड़े नहीं बनते थे, जैसे वह टूटे हुए आत्मसम्मान को भी आकार दे रही हो। लोग फिर उसके घर आने लगे थे। पहले जो घड़े बहिष्कार के डर से लौटाए गए थे, वही लोग अब सिर झुकाकर खरीदते। कोई सीधे क्षमा नहीं मांगता, पर पैसे बिना मोलभाव रख जाता। गौरी समझती थी कि समाज का पश्चाताप हमेशा शब्दों में नहीं आता। कई बार वह झुकी हुई आंखों, धीमी आवाज और दरवाजे पर रखे दूध के कटोरे में आता है। कमला सबसे अधिक बदल रही थी। वह अब गौरी को काम के लिए नहीं पुकारती, बल्कि पूछती कि थक गई हो तो बैठ जा। यह स्नेह अचानक नहीं आया था, अपराधबोध की चुभन से धीरे धीरे निकला था। रात को वह कई बार सावित्री की तस्वीर के आगे दिया जलाती और फुसफुसाकर कहती कि वह उसकी बेटी को समझ नहीं पाई। एक दिन उसने गौरी के सामने हाथ जोड़ दिए। गौरी ने घबराकर हाथ पकड़ लिए। कमला रोकर बोली कि गरीबी ने उसकी आंखों पर धुआं कर दिया था। गौरी ने कहा, धुआं हट जाए, वही काफी है। दादी शांता का शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था, पर उनका मन जैसे हल्का होने लगा था। वह नीम के नीचे बैठती और आने वाली लड़कियों को कर्म की बातें सुनाती। कहती कि कर्म केवल अगले जन्म का डर नहीं, इसी जन्म में बोए हुए बीज का फल है। ठाकुर ने भय बोया, अकेलापन काटा। सावित्री ने सच बोया, बेटी के रूप में वन उगा। गौरी उनकी बातें सुनते हुए सोचती कि दादी ने जीवन भर कितनी चुप्पियां देखी, फिर भी उनके भीतर विश्वास बचा रहा। शायद यही बुजुर्गों की असली विरासत होती है। मिट्ठू अब पहले जैसा चंचल नहीं रहा था। उसकी उड़ान छोटी हो गई थी, पंखों की चमक में धूल उतर आई थी, और कई बार वह बोलते बोलते थक जाता। गौरी उसे हथेली पर बैठाकर दाने खिलाती तो वह आंखें मूंद लेता। कभी कभी वह सावित्री का नाम पुकारता, पर आवाज में अब वैसी घबराहट नहीं होती थी, जैसे उसके भीतर फंसा हुआ भय बाहर निकल चुका था। गौरी को लगता यह छोटा पक्षी वर्षों तक मां की अंतिम चीख ढोता रहा, और सच बोल देने के बाद उसके छोटे शरीर की सारी शक्ति चुकने लगी। तहसील में पहली बड़ी सुनवाई सावन के बाद हुई। गांव से कई लोग बैलगाड़ियों और पैदल कस्बे पहुंचे। गौरी ने पहली बार अदालत जैसी इमारत देखी, जहां दीवारें ऊंची थीं और भाषा कठिन। वकील ने उससे घटनाएं पूछीं, दस्तावेज दिखाए और सावित्री की मृत्यु का विवरण दर्ज किया। जब उससे पूछा गया कि पक्षी की बात को वह प्रमाण क्यों मानती है, उसने कहा कि पक्षी कानून नहीं जानता, पर भय की आवाज पहचानता है। कमरे में कुछ लोग मुस्कुराए, पर अधिकारी ने सिर उठाकर उसे गंभीरता से देखा। उस दिन उसे लगा कि उसकी मां सचमुच सुनवाई में उपस्थित है। विक्रम भी अदालत आया। उसने अपने पिता के विरुद्ध बयान दोहराया। उसकी आंखों के नीचे गहरे धब्बे थे। हवेली अब उसके लिए घर नहीं, बोझ बन चुकी थी। बाहर निकलते समय वह गौरी से मिला। उसने कहा कि उसने शहर जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह उस हवेली में रहकर सच का पक्षधर होने का ढोंग नहीं कर सकता। गौरी ने पूछा कि भागना और प्रायश्चित करना अलग अलग बातें हैं, क्या उसे फर्क पता है? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा कि शायद रास्ते में सीखेगा। गौरी ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, पर उसे शाप भी नहीं दिया। महीनों बाद फैसला आया कि कई जमीनों के दस्तावेजों की जांच
दोबारा होगी। और रघुवीर सिंह पर धोखाधड़ी, दबाव और सावित्री की मृत्यु से जुड़े आपराधिक आरोप चलेंगे। हत्या सिद्ध करना आसान नहीं था, क्योंकि समय लंबा बीत चुका था, पर झूठ की दीवार टूट चुकी थी। हवेली की कुछ जमीनें जब्त हुईं, कुछ खेतों पर अस्थायी रोक लगी, और किसानों को पहली बार सरकारी कागज में अपना नाम खोजने का अधिकार मिला। यह पूर्ण न्याय नहीं था, पर अन्याय का निर्विवाद राज समाप्त हो गया। देवीपुर ने जाना कि कानून धीमा है, पर जनता जागी रहे तो रास्ता बनता है। ठाकुर की हवेली का वैभव तेजी से उतरने लगा। फाटक पर पहरेदार कम हो गए, आंगन की सफेदी फीकी पड़ गई, और त्योहारों पर बांटे जाने वाले कंबल बंद हो गए। लोग अब उस घर के सामने से गुजरते समय सिर झुकाते नहीं थे। रघुवीर सिंह मुकदमे की तारीखों में उलझे रहे। बीमारी ने उन्हें घेर लिया, और जिन संबंधों पर उन्हें गर्व था वे धीरे धीरे दूर हो गए। कर्म का दंड हमेशा जेल की सलाखें नहीं होता। कई बार वह उन आंखों में रहता है जो पहले डरती थीं, पर अब सीधी देखकर गुजर जाती हैं। गौरी ने अपनी मिली जमीन का पहला निर्णय सबको चौंका देने वाला लिया। उसने कहा कि उस 1 बीघे का आधा हिस्सा खेती के लिए रहेगा, पर आधे पर लड़कियों के लिए पाठशाला बनेगी। कमला ने पूछा कि जमीन इतनी कठिनाई से मिली है, उसे बांट क्यों रही है? गौरी ने शांत होकर कहा कि मां ने जमीन बचाई थी ताकि बेटी सिर उठा सके। अब कई बेटियों को अक्षर मिलेंगे तो सावित्री की आत्मा अधिक सुख पाएगी। मास्टर रमेश ने पुरानी खपरेल और बांस से एक छोटा कमरा बनवाने में मदद की। दीवार पर पहली बार चूने से लिखा गया पढ़ना डर का इलाज है। पहले दिन केवल 5 लड़कियां आईं। कोई चमार बस्ती से, कोई नाई के घर से, कोई विधवा फूलवती की पोती। ऊंची जात के घरों ने अपनी लड़कियां भेजने से इनकार किया, पर वे दरवाजों से झांकती रहीं। गौरी ने मिट्टी की पट्टियों पर अक्षर लिखना सिखाया। जब उसने पहला अक्षर म बनाया, उसकी उंगलियां कांप गईं। मां, मिट्टी, मनुष्य, मुक्ति। लड़कियों ने उसे दोहराया। मिट्ठू नीम की डाल पर बैठा सुन रहा था। उसने बहुत धीमे कहा, गौरी पढ़ेगी? सब हंस पड़े, और उस हंसी में पहली बार हल्कापन था। धीरे धीरे पाठशाला में भीड़ बढ़ी। औरतें शाम को आकर अपने नाम लिखना सीखने लगीं। फूलवती ने जब पहली बार अपनी उंगली से मिट्टी पर अपना नाम बनाया, वह देर तक उसे देखती रही, जैसे जीवन में पहली बार अपनी पहचान बाहर पड़ी देखी हो। आशा सबसे तेज सीखने वाली निकली। उसने कहा कि वह एक दिन कागज पढ़कर सबको बताएगी कि कहाँ धोखा छिपा है। गौरी उसे देखकर मुस्कराती। जात की दीवारें एक दिन में नहीं गिरीं, पर अक्षर उनकी ईंटों में छोटे छोटे छेद करने लगे। परिवर्तन भी चाक की तरह धीरे घूमता है। कमला ने पाठशाला के लिए बच्चों को गुड़ और पानी देना शुरू किया। लोग कहते कि वह बदल गई है। वह कहती, मनुष्य नहीं बदलता तो पछतावा व्यर्थ है। कभी कभी वह गौरी के बालों में तेल लगाती और चुप रहती। उस चुप्पी में अब आदेश नहीं, अपनापन था। एक रात उसने स्वीकार किया कि वह सावित्री से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि मरकर भी वह घर में जीवित रही। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जीवित रहने के लिए स्थान मांगना पड़ता है। कमला ने पहली बार बिना संकोच कहा, तू मेरी बेटी है। गौरी की आंखें भर आईं। दादी शांता ने पाठशाला का उद्घाटन देखा, पर अगली सर्दी तक उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया। एक शाम उन्होंने गौरी को पास बुलाया और कहा कि सावित्री का टर्न कुछ कम हुआ है, पर न्याय की राह कभी समाप्त मत समझना। उन्होंने मिट्ठू की ओर देखा, जो खिड़की पर बैठा था, और मुस्कुराईं। बोलीं, धरती ने सचमुच पक्षी की चोंच से बोला। उस रात दादी नींद में चली गईं। उनके हाथ में तुलसी की माला थी, चेहरे पर थकान नहीं थी। गौरी ने उनके चरण छुए और महसूस किया कि एक पीढ़ी की पहरेदारी अब उसके हाथ में आ गई है। दादी के जाने के बाद घर कुछ दिन बहुत खाली लगा। कमला धीरे बोलती, गौरी देर तक चाक के पास बैठी रहती, और मिट्ठू दादी की चटाई पर जाकर चुप हो जाता। शोक का स्वरूप अजीब होता है। वह उन स्थानों में बसता है जहां कोई व्यक्ति बैठता था,
उन वाक्यों में जो अब कोई नहीं कहेगा, उन आदतों में जो अचानक अनाथ हो जाती हैं। गौरी ने दादी की माला पाठशाला की दीवार पर टांग दी। उसने लड़कियों से कहा कि अक्षर सीखना केवल अपना नाम लिखना नहीं, उन लोगों का नाम बचाना है जिन्हें दुनिया मिटा देना चाहती है। मिट्ठू की तबीयत वर्षा शुरू होते ही बिगड़ गई। वह कम खाने लगा, उड़ना लगभग छोड़ दिया और अधिकतर गौरी की हथेली में बैठा रहता। वैद्य ने कहा कि पक्षी बहुत बूढ़ा हो गया है। गौरी ने पहली बार सोचा कि जिस आवाजन ने उसकी मां को लौटाया, वह अब जाने वाली है। वह रातों को जागकर उससे बातें करती, उसे बताती कि पाठशाला में आज कितनी लड़कियां आईं, आशा ने कैसा साफ लिखा, कमला ने कैसे गुड़ बांटा। मिट्ठू कभी कभी आंख खोलकर सावित्री कहता, फिर गौरी नहीं डरी दोहराता। हर शब्द विदाई की गांठ जैसा था। एक बरसाती शाम, जब नीम की पत्तियों से पानी टपक रहा था और दूर मंदिर की घंटी धुंधली सुनाई दे रही थी, मिट्ठू बहुत बेचैन हुआ। गौरी ने उसे अपनी ओढ़नी में रख लिया। कमला पास बैठी रो रही थी। मिट्ठू ने अंतिम बार पंख हिलाए, जैसे किसी अदृश्य डाल पर उड़ना चाहता हो। फिर उसने बिल्कुल स्पष्ट आवाज में कहा, घर चल। सावित्री। गौरी का कलेजा टूट गया। उसके बाद छोटा शरीर हल्का हो गया, आंखें आधी खुली रह गईं। मिट्ठू चला गया। घर में कोई चीख नहीं उठी, केवल ऐसा मौन फैला जैसे वर्षों पुरानी कथा पूरी हो गई हो। गौरी ने मिट्ठू को उसी नीम के नीचे दफनाया जहां वह बचपन से बैठता आया था। उसने पिंजरा वहीं रख दिया, पर उसका दरवाजा हमेशा खुला छोड़ा। लड़कियां पाठशाला से फूल लेकर आईं। आशा ने मिट्टी पर छोटा सा अक्षर लिखा, सत्य। कमला ने पहली बार किसी पक्षी के लिए दीपक जलाया। गांव के लोग भी आए, जो कभी हंसते थे कि लड़की ने तोते से शादी की है। वे अब चुप खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि वह पागलपन नहीं था, वह एक बेटी का अपनी मां की आवाज से बंधा व्रत था। समय के साथ कहानी बदलती गई। बच्चे पूछते कि क्या सचमुच गौरी दीदी ने तोते से विवाह किया था। कुछ बूढ़े मुस्कुराते, कुछ औरतें आंचल से आंख पोंछतीं। गौरी उन्हें बताती कि विवाह केवल रस्म नहीं, रक्षा का संकल्प होता है। उसने मिट्ठू से मनुष्य की तरह विवाह नहीं किया था, उसने सत्य से, मां की स्मृति से और अन्याय के विरुद्ध खड़े रहने से व्रत लिया था। फिर वह बच्चों से पूछती कि अगर एक पक्षी इतने वर्षों तक सच संभाल सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं। बच्चे चुप हो जाते और उनके भीतर शायद पहला नैतिक प्रश्न जन्म लेता। वर्षों बाद देवीपुर में सावित्री पाठशाला पक्की इमारत बन गई। दीवारों पर लड़कियों के नाम लिखे थे, अंदर किताबें थीं और बरामदे में मिट्टी के घड़े हमेशा भरे रहते। गौरी अब भी चाक घुमाती थी, पर उसका चेहरा पहले जैसा अकेला नहीं था। आशा शिक्षिका बन चुकी थी। कमला बच्चों को दोपहर में खिचड़ी खिलाती और हर नई लड़की से कहती कि अपना नाम खुद लिखना सीखो। हवेली अब आधी खाली थी, उसका एक हिस्सा सरकारी दफ्तर बन गया था। समय ने वैभव को कागजों में और सत्य को स्मृति में बदल दिया था। एक शाम गौरी नीम के नीचे बैठी थी। हवा में मिट्टी, बारिश और तुलसी की गंध थी। उसने ऊपर देखा, जहां कभी मिट्ठू बैठा करता था। उसे लगा जैसे पत्तों के बीच हरी चमक फड़की हो। शायद भ्रम था, शायद स्मृति। उसने आंखें बंद की और मां से कहा कि वह देर से सही घर लौट आई है। उसी समय पाठशाला से लड़कियों की आवाज आई। वे मिलकर अक्षर पढ़ रही थीं। मां, मिट्टी, मन, मुक्ति। गौरी मुस्कुराई, आंसू गिरे, पर इस बार वे केवल शोक के नहीं थे, उनमें शांति भी थी। देवीपुर ने उस घटना से सब कुछ नहीं सीखा। गांवों में अन्याय इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। कुछ लोग अब भी बेटियों को बोझ कहते, कुछ कागज अब भी छल से भरते, कुछ पंचायतें अब भी शक्तिशाली के आगे झुकती। पर एक फर्क रह गया। जब भी कोई गरीब स्त्री बोलने से डरती, कोई कहता कि सावित्री की बेटी को याद करो। जब भी कोई लड़की स्कूल जाने की जिद करती, मां कहती कि जा, अक्षर तेरी ढाल है। और जब भी नीम पर कोई तोता आ बैठता,
बच्चे हाथ जोड़कर हंसते हुए कहते, सच बोलना मिट्ठू बाबा, गौरी ने जीवन में विवाह फिर नहीं किया। लोगों ने बहुत कहा, पर उसने कहा कि उसका जीवन अधूरा नहीं, अलग है। उसने अपनी मां की जमीन को बेटियों की आवाज में बो दिया था, और यही उसका परिवार था। रात को वह कभी अकेली होती तो सावित्री की ओढ़नी कंधे पर रख लेती और मिट्ठू के खुले पिंजरे को देखती। उसे लगता कि पिंजरे का दरवाजा खुला रखना ही उसके जीवन का धर्म है, किसी स्मृति को कैद नहीं, किसी आवाज को बंद नहीं, किसी बेटी को मजबूर नहीं। कर्म का चक्र घूम चुका था, पर उसका पाठ अभी चलता रहेगा।